हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमने अभी तक पिछले 4 चैप्टर्स की रिवीजन कंप्लीट कर ली थी। हमने चारों चैप्टर की रिवीजन यूट्यूब पे डाल दी। आज की वीडियो के अंदर अपन चैप्टर 5 की पूरी कंप्लीट रिवीजन और वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर करेंगे। तो सर चैप्टर 5 का नाम क्या है आपके? चैप्टर 5 का नाम है आपका स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। तो सर जो आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या था? डेवलपिंग द विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आप सबसे पहले अपनी कंपनी का विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हो। कैसे करते हो? बाय एनालाइजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आप सबसे पहले क्या करते हो? एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हो और ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल, यानी कि इंटरनल अपनी जो स्ट्रेंथ्स है, अपनी जो वीकनेसेस है, उनका एनालिसिस करते हो। देन आप एक स्ट्रेटजी बनाते हो, यानी कि आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना के उनको एनालाइज करते हो और फिर एक स्ट्रेटजी को डिफाइन करते हो कि ये वाली स्ट्रेटजी मेरी कंपनी के लिए बेस्ट रहेगी। फिर उसके बाद आप उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कैसे करना है वो डिसीजन लेते हो और इंप्लीमेंट करने के बाद आप ये देखते हो कि जो मैंने सोचा था कि मेरे को ये अचीव होना चाहिए, ये वाली स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करके वो मेरे को सभी चीजें अचीव हुई है या नहीं हुई, ये आप इवेल्युएट करते हो। और अगर नहीं हुई तो आप कंट्रोल मेजर्स लगाते हो कि यार मेरे को क्या क्या और करना पड़ेगा अपनी जो मेरे डिजायर्ड एक गोल्स है उसको अचीव करने के लिए। देन सर जो आपके स्टेजेस होते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो पहला स्टेज क्या है सर? आप अपनी विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट बनाते हो। देन आप एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस करते हो। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है ये दोनों आप साथ साथ के अंदर ही करते हो। देन थर्ड स्टेप आप फॉर्मुलेट करते हो अपनी एक स्ट्रैटेजी, फिर उसको आप इंप्लीमेंट करते हो और लास्ट में आप इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करते हो। ये सारे स्टेप्स अपन ने चैप्टर 1 के अंदर भी पढ़े थे, ठीक है। तो इस चैप्टर 5 के अंदर अपन जो टॉपिक्स चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं उसको अपन दोबारा से रिवाइज नहीं करेंगे। तो सर जो आपका स्टेज 1 है वो पूरा का पूरा चैप्टर 1 के अंदर पढ़ चुके हो। और अगर एग्जाम में भी आपसे विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव या गोल का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है या वैल्यूज का कोई क्वेश्चन आता है तो जो आपका कंटेंट चैप्टर 1 के अंदर लिखा हुआ है आपको वही लिखना है। देन सर आपका सेकंड स्टेज आता है एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ये भी अपन चैप्टर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं कि एनवायरमेंटल एनालिसिस का क्या मतलब है कि जब आप अपने बाहरी एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हो, यानी कि आपकी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो सोशल एनवायरनमेंट है, जो आपकी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। और ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस मतलब जब आप अपने खुद की वीकनेसेस और खुद के जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स है उसको एनालाइज करके जो आपके पास रिसोर्सेज है, जो आपके पास फाइनेंस पोजीशन है, जो आपकी काबिलियत है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन उसको एनालाइज करती है तो उसको अपन ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग बोलते हैं। Involves a few financial resources, technological resources, productive capacity, marketing, distribution effectiveness, research and development and human resource and skills. देन सर आप थर्ड स्टेप क्या करते हो? आप फॉर्मुलेट करते हो अपनी स्ट्रैटेजी। कैसे फॉर्मुलेट करते हो? अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देख के, अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देख के, और जितने भी आपके पास स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उसमें से आप बेस्ट स्ट्रैटेजी को चुनते हो। देन द सेकंड स्टेप इज द डीप एनालिसिस ऑफ वेरियस स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स। तो जितने भी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स थे आपने उनमें से एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया। उसके बाद सर आपने इंप्लीमेंट किया स्ट्रैटेजी को, ठीक है ना। देन सर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी के अंदर आपका सबसे पहला काम ये होता है कि कुछ उसके प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि हर इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं डिसाइड करने। वो प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है। तो सर सबसे पहले आप अपने बचपन में चले जाओ, जब आपको टीचर एक प्रोजेक्ट देती थी कि यार 5 बच्चे मिलकर ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, तो आप सबसे पहले क्या करते थे? आप पूछते थे टीचर से कि मैम इसके अंदर पैसे कितने लगेंगे, हमें सबका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहना चाहिए कि हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए। तो आप सबसे पहली चीज करते थे आप अपना बजट को डेवलप करते थे, ताकि जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी स्ट्रैटेजी को फुलफिल करने के लिए, आपके प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए आप अपना मैक्सिमम बजट वहां पे एलोकेट कर पाओ। देन सेकंड चीज आप क्या करते थे? आप देखते थे कि यार पूरी क्लास के अंदर सबसे अच्छे बच्चे कौन से हैं, जिनकी ड्राइंग अच्छी हो, जिनका दिमाग अच्छा चलता हो, जिनकी मैम की नजरों में रेपुटेशन अच्छी हो, ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाए। तो सेकंड चीज आप क्या करते थे? आप स्टाफिंग करते थे। आप अच्छे बंदे ढूंढते थे, जो आपको स्किल्स की जरूरत थी वैसे बंदे ढूंढते थे, जैसी एक्सपर्टीज की जरूरत थी आप वैसे बंदे ढूंढते थे। एंड थर्ड चीज आप क्या करते थे? आपने जो आपका पुराना एक्सपीरियंस रहा होता था किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, आप वो यूज करते थे। यार मैंने उस प्रोजेक्ट में ना ये गलतियां करी थी, ये अच्छी चीजें करी थी, तो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर देखता हूं कि जो मेरी अच्छी चीजें थी वो मैं इंप्लीमेंट कर पाऊं और जो मेरी खराब चीजें थी वो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर ना करूं। तो आप क्या करते हो? आप अपनी जो भी बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस होती हैं उनको यूज करने की कोशिश करते हो, ताकि जो आपका प्रोजेक्ट है वो और अच्छे तरीके से हो सके और अपने आप के अंदर आप कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हो। देन फोर्थ चीज, जो भी बंदे आपके ग्रुप के अंदर ऐसे भी होते थे, एक दो बंदे जिनका काम करने का मन नहीं करता था, तो आप क्या करते थे? आप उनको मोटिवेट करते थे कि भाई देख, अगर तूने काम किया तो तेरा नाम जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, अगर तूने काम नहीं किया तो तेरा नाम मैं काट दूंगा। तो आप उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते थे ताकि वो अपना काम ढंग से कर सके, अपना काम एनर्जेटिकली कर सके। तो 4 पॉइंट्स अपने प्रिंसिपल एस्पेक्ट से आपको
क्या याद रखने हैं? सबसे पहला आपको डेवलप करना है बजट, सेकंड आपको स्टाफिंग करनी है, थर्ड आपको जो आपकी बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस है उसका यूज करना है, फोर्थ आपको अपने लोगों को मोटिवेट करना है ताकि वो एनर्जेटिकली काम कर सकें, एंड फिफ्थ क्या है सर? फिफ्थ ये है कि आप इंटरनेट का, आप अपनी रिसोर्सेज का यूज करते थे जब भी आप अपना प्रोजेक्ट बनाते थे। तो इंस्टॉलिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर का, कंप्यूटर से इंटरनेट चलता है, तो इंस्टॉलिंग द इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इनेबल कंपनी पर्सनल टू परफॉर्म एंड कैरी आउट देयर स्ट्रेटेजिक रोल्स इन एंड डे आउट सर्विसेज। तो आपको ये 5 पॉइंट्स याद कर लोगे अगर आप, तो आपके पूरे 5 नंबर हो जाएंगे। देन सर नेक्स्ट पे चलते हैं, स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इसका क्या मतलब है कि जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई, जो आपने स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया, इंप्लीमेंट किया, अब टाइम आ गया है कि हम उसको इवैल्यूएट करें कि जो हमने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी है वो सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही, जो हमने सोचा था वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो फाइनल स्टेज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज इवैल्यूएटिंग द कंपनीज प्रोग्रेस, असेसिंग द इंपैक्ट ऑफ न्यू एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स एंड मेकिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट्स। करेक्टिव एडजस्टमेंट्स मतलब कि अगर मान लीजिए आपने सोचा कि मेरे को 100 टन माल बनाना है और अभी आपका सिर्फ 80 टन माल ही बन पा रहा है, तो आप देखोगे क्या मेरे पास मशीनरी की कमी है, क्या मेरे पास लेबर की कमी है, या फिर जो मेरे लेबर काम कर रहे हैं अभी उनको ढंग से काम करना नहीं आता, इसलिए वो अभी 80% ही मेरी एफिशिएंसी अचीव कर पा रहे हैं। और आप इन सब चीजों पे काम करके जो आपका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, जो आपका डिजायर्ड गोल है, आप उसको अचीव करने की कोशिश करोगे। देन सर आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, उसके अंदर आता है आपका कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। तो सर अगर आपको कंपनी की सक्सेस पानी है तो आपको सबसे पहला काम करना पड़ता है, आपको कंपनी के अंदर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। अब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी आपकी 2 टाइप की होती है, एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और एक ऑपरेशनल प्लानिंग। आपको नाम से ही समझ में आएगा, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग यानी कि बड़े लोगों का काम है, ये जो बड़े लोग हैं, जो आपके एमडी है, सीईओ है, जो आपकी कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट है, वो करते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, यानी कि वो आपको स्ट्रैटेजी बता देते हैं कि हमें अगले महीने 100 टन माल बनाना है। अब आप देखो कि हम 100 टन माल कैसे बना पाएंगे, तो जो मिडिल लेवल और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है, यानी कि आपकी बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट, वो करती है फिर ऑपरेशनल प्लानिंग कि यार अगर हमें अगले महीने 100 टन की प्लानिंग करनी है तो हमें 10 लेबर और लाने पड़ेंगे, जो हमारी मशीनरी खराब पड़ी हुई है इतने टाइम से, इसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो जो आपकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है वो सीनियर मैनेजमेंट करती है, वो आपके स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनाती है जो आपकी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, आफ्टर इवेल्युएटिंग कि हमारी कंपनी के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, और जो बाहरी दुनिया है उसके अंदर क्या क्या थ्रेट्स हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। और ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं आपके मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट, वो आपको स्पेसिफिक बता देते हैं कि जो आपके पास रिसोर्सेज है उनको हमें कैसे यूज करना है, ताकि जो हमारे बड़े लोगों ने हमें बताया कि ये स्ट्रेटेजी अचीव करनी है, हम उसको अचीव कर पाएं। अब आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ सर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की और ऑपरेशनल प्लानिंग की। तो एक जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक निकल के आती है वो तो सिंपल है कि जो आपकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है वो सीनियर मैनेजमेंट बनाती है, और जो आपकी ऑपरेशनल प्लानिंग होती है वो आपकी फंक्शनल मैनेजर्स बनाते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है वो आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स बनाते हैं, वो आपकी सीनियर मैनेजमेंट बनाती है, और जो आपकी ऑपरेशनल प्लानिंग होती है वो आपकी फंक्शनल लेवल मैनेजर्स बनाते हैं। देन आपको सेकंड चीज क्या बताएगी कि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है वो ऑर्गेनाइजेशन को शेप करने में हेल्प करती है, उसकी जो रिसोर्सेज है वो कहां यूज होगी वो बताने में हेल्प करती है। वो असेस करती है इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। एनवायरमेंटल वेरिएबल्स मतलब जो आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपकी थ्रेट्स हैं, कल को कुछ एनवायरमेंट में चेंज हो सकता है, ये सब दिमाग लगाने का काम होता है आपके सीनियर लेवल मैनेजमेंट का। वो एक होलिस्टिक व्यू लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ देख के चलते हैं। ऐसा नहीं है वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट या एक प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं, वो डेवलप करते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज, और वो कंसर्न रहते हैं विद द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि हमें लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिले, चाहे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें थोड़ा घाटा भी हो जाए, लेकिन ये वाला क्लाइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें इसको क्वालिटी डिलीवर करके देनी है। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग, आपको सिर्फ करंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज से मतलब होता है। आपके मैनेजर ने बोल दिया कि हमें 3 महीने के अंदर इतनी प्रोडक्शन करके देनी है इस क्लाइंट को, अब आपको मतलब नहीं है कि ये वाली जो डिप्लॉयमेंट है इसके लिए कल को मेरा जो माल जाना था वो कहीं और जा रहा था, मैं उसको रोक दूं, या फिर अगर कल को कोई आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि आपने उनसे बोल दिया कि मैं 12 की जगह 16 घंटे काम करवाऊंगा, तो आपको इन चीजों का ज्यादा ध्यान नहीं देना। आपको ये देखना है कि मेरे 3 महीने के अंदर ये वाला माल कैसे कंप्लीट हो जाए और ये वाला गोल मैं अचीव कर लूं, मैं ज्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचता। तो जो आपकी ऑपरेशनल प्लानिंग होती है वो आपके करंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में सोचती है, वो डेवलप करती है टैक्टिक्स रेदर देन स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी होती है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कि हमें 1 साल में क्या अचीव करना है, टैक्टिक होती है कि उस स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए हमें हर 2 महीने के अंदर क्या क्या करना पड़ेगा। जो आपकी टैक्टिक्स होती है वो आपके जूनियर लेवल मैनेजमेंट देखती है। व्हेन इट मेक्स मॉडिफिकेशन टू द बिजनेस फंक्शंस नॉट फंडामेंटल चेंजेस, तो जो भी आपके बिजनेस के फंक्शंस होते हैं कि भाई हमें मार्केटिंग में इतने लोग लगते हैं, हमें प्रोडक्शन में इतने लोग लगते हैं, तो वो जो आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगी वो उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है, लेकिन वो ऐसे चेंज नहीं कर सकती कि भाई हमारी हायरार्की बनी हुई है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर में 3 लोग होंगे, फिर बिजनेस लेवल के अंदर 3 लोग होंगे, फिर फंक्शनल लेवल में 3 लोग होंगे, तो मैं काम करता हूँ बिजनेस लेवल को हटा ही देता हूँ, सिर्फ फंक्शनल लेवल और टॉप लेवल के बीच में ही हम कोऑर्डिनेट करेंगे, बिजनेस लेवल वाले बीच में बिना बाकी टाइम वेस्ट करते हैं। तो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस कभी भी नहीं कर सकते। हाँ वो ये है थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो एक आधे एम्प्लॉय को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये हो गई सर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग।
देन आता है सर आपका स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी का क्या मतलब होता है कि भाई अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस, कि कल को कुछ भी हो सकता है। हमारे पास अनसर्टेनिटी है कि यार आज तो हमारा धंधा बहुत सही चल रहा है, लेकिन कल को ट्रम्प भाई साहब ने अगर कुछ बोल दिया तो भाई क्या होगा हमारे धंधे का हमें नहीं पता। इट कैन इंपैक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजीज एंड गोल्स। जो भी आपने गोल्स बनाए हुए होंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकते हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से। तो सर आपके पास अनप्रेडिक्टेबिलिटी को मैनेज करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। उसका मैंने आपको क्लास में मेमोरी टेक्निक दिया था कि अनसर्टेनिटीज की डीएमबीसीएफ, अनसर्टेनिटीज की डीएमबीसीएफ, अनसर्टेनिटीज की डीएमबीसीएफ। तो भाई डीएम से क्या था, डी से था कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है, आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर अलग अलग धंधों के अंदर होने की जरूरत है। अगर आज रिलायंस सिर्फ ऑयल के धंधे में होता तो भाई जो भी वॉर होंगी, जो भी ट्रम्प बोलेगा या रशिया के साथ हमारे कॉन्टैक्ट्स अच्छे नहीं है तो आप इससे तेल मत लो, वो सारी चीजों का आपका पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्ट होगा। लेकिन क्योंकि रिलायंस जियो के धंधे में भी है, उसके और कई धंधे भी है, रिलायंस रिटेल भी है, तो उसका जो सिर्फ ऑयल केमिकल बिजनेस होगा वही अफेक्ट होगा, बाकी सारे जो बिजनेसेस होंगे वो अनअफेक्टेड रहेंगे। देन डीएम से क्या है सर, मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग। तो आपको पहले से ही मॉनिटर करते रहना पड़ेगा कि भाई ट्रम्प भाई साहब कुछ भी भाषण दे सकता है, कल को वॉर हो सकती है, कल को दुनिया के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसको देखता रहूं और उससे पहले ही एक प्लानिंग कर लूं कि अगर कल को ये हुआ तो हमें क्या स्टेप्स लेने हैं। देन उसके बाद सर बी से क्या होगा आपका, बिल्डिंग रेजिलियंस। बिल्डिंग रेजिलियंस का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आज मेरे पास पैसों की कमी है तो मैं क्यों ना एक काम करता हूं, थोड़ी सी अपनी इक्विटी किसी सेकंड बंदे को बेच के अपनी कंपनी के अंदर कैपिटल ले आता हूं। क्या मैं अगर किसी बैंक वाले से बात कर सकूं कि भाई मेरे को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दे, कल को अगर मेरे को पैसे की जरूरत हुई तो मैं अपना धंधा चला पाऊंगा। तो बिल्डिंग रेजिलियंस मतलब कि आप पहले से ही अपने आप को बिल्ड करके रखते हो, कल को कोई अनसर्टेनिटी आ जाएगी तो उससे। देन सर आपका आता है सी से कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स। कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स का मतलब ये है कि भाई मैं अगर अकेले चलूंगा इस दुनिया के अंदर तो कोई भी अनसर्टेनिटी आई तो मैं अकेला ही उसका पार्ट बनूंगा और मेरे को बचाने वाला कोई नहीं होगा। यही मैंने अगर गवर्नमेंट के साथ साठगांठ कर ली, मैंने अलग अलग देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ साठगांठ कर ली, तो मैं अगर डूबूंगा तो उनको डर लगेगा कि वो भी डूबेंगे। तो हो सकता है मेरी पार्टनरशिप बनाने से, मेरी कोलैबोरेशन करने से जो मेरे रिस्क है अनसर्टेनिटी के वो कम हो जाए, क्योंकि दुनिया के अंदर एक इंसान को गिराना आसान होता है, मिलके किसी को गिराना, ग्रुप को गिराना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपकी पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी बनी हुई होगी पूरी दुनिया के अंदर तो आप जल्दी से इंपैक्ट नहीं होगे अनसर्टेनिटी से। एंड लास्ट में आता है सर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आज आपने एक स्ट्रेटेजी बना ली, अब अगर कल को कोई भी अनसर्टेन इवेंट होता है तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यार अब मेरी ये वाली स्ट्रेटेजी तो वर्क नहीं करेगी, कोई बात नहीं, मैं इसकी जगह कुछ और कर लूंगा। जैसे कि आज आप जॉब करने जाते हो, आपका मन किया क्या मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को प्रैक्टिस करनी है। अब मान लीजिए आपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और अब आप सोचते हो यार मेरे को प्रैक्टिस करने का मन नहीं है, तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि यार मैं पहले भी तो जॉब कर ही रहा था, दोबारा जॉब कर लेता हूं। अगर आपने शुरू से ही कोई और काम करना शुरू कर दिया, आपने जॉब नहीं करी, आपने 4-5 साल सिर्फ अपना बिजनेस को दिए, उसके बाद अगर आपका बिजनेस नहीं चलता तो आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है कि हम अपना बिजनेस छोड़ के दोबारा जॉब के अंदर आए। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको अपने बिजनेस के अंदर भी बना के रखनी चाहिए। अब आ जाते हैं सर अपन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन पे। तो सर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन का क्या मतलब है, इट इज अ मैनेजरियल एक्सरसाइज ऑफ पुटिंग अ फ्रेशली चूजन स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। ठीक है, अभी तक जो आप पेपर पे बैठ के स्ट्रैटेजी बना रहे थे, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज कर रहे थे, और जो आपने स्ट्रैटेजी को एनालाइज किया, जो आपने स्ट्रैटेजी चुनी है, अब टाइम आ गया है कि हम उसको इंप्लीमेंट करें, अब हम उसको एक्शन में लेके आए। It deals with managerial exercise of supervising the ongoing pursuit of strategy, making it work, improving the competence with which it is executed, and showing measurable progress. देन सर इट इज रिलेटेड टू द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। तो सर आपकी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन और स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन दोनों आपस के अंदर मिले हुए हैं, दोनों का आपस में एक नाता है। क्या नाता है सर, अगर आपकी स्ट्रेटेजी फॉर्म ही ढंग से नहीं हुई होगी तो सर आपकी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट भी आप ढंग से जितना मर्जी कर लोगे, आपको गोल्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपकी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी होगी लेकिन अगर आपकी इंप्लीमेंटेशन खराब होगी तब भी आपको जो आपके डिजायर्ड गोल्स है वो नहीं मिलेंगे। तो आपको अगर अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव करना है तो आपकी इंप्लीमेंटेशन और आपकी फॉर्मुलेशन दोनों बेस्ट होनी चाहिए, जो कि होगी आपके स्क्वायर बी के अंदर। ठीक है ना, बी के अंदर आपकी फॉर्मुलेशन भी अच्छी है और इंप्लीमेंटेशन भी अच्छी है। अगर आप बाकी सारे स्क्वायर्स देखोगे तो या तो किसी में आपकी इंप्लीमेंटेशन अच्छी है और आपकी फॉर्मुलेशन अच्छी नहीं है, या फिर आपकी इंप्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन दोनों ही खराब है। तो सर स्क्वायर ए आपको क्या बता रहा है, इट इज अ सिचुएशन वेयर अ कंपनी अपेरेंटली हैज फॉर्मुलेटेड अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बट इज शोइंग डिफिकल्टीज इन इंप्लीमेंटिंग। तो यानी कि स्क्वायर ए के अंदर क्या हो रहा है सर कि बहुत कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बना ली लेकिन इंप्लीमेंट वो ढंग से नहीं कर पा रही। ये जनरली कब होता है, ये जनरली उन सिचुएशंस के अंदर होता है जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं जिनके पास अभी कॉम्पिटेंस नहीं होती स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए, ढंग से रिसोर्सेज नहीं होती। मान लीजिए आपने स्ट्रेटजी बनाई कि मेरे को 10 करोड़ रुपए लगाने हैं अपने इंप्लीमेंटेशन पे, और जब आप इंप्लीमेंट करने लगे तो आपके पास सिर्फ 8 या 7 करोड़ रुपए ही थे, तो आप कैसे ढंग से उसको इंप्लीमेंट करोगे।
देन जो स्क्वायर बी है, मैंने आपको बताया वो एक आइडियल सिचुएशन है जहां पे इंप्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन दोनों ही बेहतरीन है। देन आपका स्क्वायर सी के अंदर आता है सर, जहां पे ना तो आप ढंग से स्ट्रेटेजी बना पाए और ना ही आप उसको इंप्लीमेंट ढंग से कर पाए। और स्क्वायर डी के अंदर आपने क्या किया है कि स्ट्रेटेजी फॉर्म ही गलत करी है, आप चाहे उसको जितना मर्जी अच्छे से इंप्लीमेंट कर लो, अब आपको क्या फायदा, तब आपको दोबारा से रिवर्क करना पड़ेगा अपनी फॉर्मुलेशन पे। तो सर जब भी बच्चे बोथ ग्रुप्स के या सिंगल ग्रुप की स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो मैं उनको यही बोलता हूं कि भाई स्ट्रैटेजी बनाते हुए 1 दिन 2 दिन 3 दिन अच्छे से टाइम ले लो। ऐसा मत करो कि हमने 1 घंटे के अंदर स्ट्रैटेजी बना दी और फिर हमने उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर ही कोई एरर होगा तो आप उसको जितना मर्जी अच्छे से इंप्लीमेंट कर लो, आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। देन सर बात कर लेते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की। तो सर एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी का सिंपल सा मतलब है कि यार मेरे को इस काम को करने के लिए इतने इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है, इतने रिसोर्सेज की जरूरत है, और मैंने जो अपना डिजायर्ड आउटपुट को बनाया वो इतने ही रिसोर्सेज के अंदर बना लिया, तो सर मैं एफिशिएंट हूं। और इफेक्टिवनेस की क्या बात आएगी कि मान लीजिए आपको अपना सब्जेक्ट 6 घंटे के अंदर कंप्लीट करना था, लेकिन आपका वो वाला सब्जेक्ट अब 10 घंटे के अंदर कंप्लीट हुआ, तो आप कहीं ना कहीं इफेक्टिव तो हो लेकिन आप एफिशिएंट नहीं हो, क्योंकि एफिशिएंसी के हिसाब से आपको 6 घंटे मिले थे एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आपने उसको 10 घंटे में कंप्लीट किया, तो जो डिजायर्ड इनपुट्स थे आपने उससे ज्यादा लिए। लेकिन क्योंकि आपने अपना जो सब्जेक्ट था उसको कंप्लीट कर लिया, जो आपके डिजायर्ड गोल्स थे आपने उसको अचीव कर लिया, तो आप कहलाओगे इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। और अगर आपने 6 घंटे के अंदर ही अपना जो सब्जेक्ट सोचा था वो कंप्लीट कर लिया, तो आप एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों कहलाओगे। तो एफिशिएंसी क्या होती है सर? द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स यूजुअली विद अ शॉर्ट टाइम होराइजन, एंड इफेक्टिवनेस इज व्हिच इज कंसर्न्ड विद द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ डिजायर्ड कॉम्पिटिटिव पोजीशंस। अब सर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एफिशिएंसी होती है वो ऑपरेशनल मैनेजर्स देखते हैं। क्यों सर? क्योंकि जो डेली बेसिस के काम है उससे डिसाइड होता है कि आप कितने ज्यादा एफिशिएंट हो। अगर आपका जो सीईओ है, अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी 1000 टन की जगह 920 टन बनी है, 900 टन बनी है, तो भाई वो आपका सीईओ बैठ के नहीं देखेगा कि मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी थी उसमें से कम क्यों बन रहा है। वो आपका जो फंक्शनल लेवल मैनेजर है, जो आपका प्रोडक्शन मैनेजर है, वो उसको आंसर करेगा कि ये इस वजह से ये कम बना है। और जो टॉप मैनेजमेंट होती है उनका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हमने गोल दिया था वो अचीव हो जाना चाहिए। देन सर अगर हम सेल 1 की बात करें इसके अंदर, तो आप एफिशिएंट भी हो, आप इफेक्टिव भी हो, आपने जो स्ट्रेटजी बनाई वो भी बहुत अच्छी बनाई, जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करी वो भी बहुत अच्छी करी, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो। इसके अलावा वाले जो भी सेल्स हैं 2, 3 और 4, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ कमी रह गई है। टू बी इफेक्टिव is to survive, whereas to be efficient is not itself either necessary or sufficient for survival। तो कहना इफेक्टिव होना तो देखो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, यानी कि गोल को किसी भी तरीके से अचीव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एफिशिएंट होना आपके सर्वाइवल के लिए इतना जरूरी नहीं है। मान लीजिए 6 की जगह आपको 10 घंटे भी लग गए, कम से कम काम तो हो गया, रिवीजन तो हो गई ना, तो ऐसा तो नहीं है कि आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। अगर 6 घंटे में कर देते तो हो सकता है वो 4 घंटे आप कहीं और यूज कर लेते, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स कर लेते, लेकिन 10 घंटे में भी कर लिया काम तो एटलीस्ट जो आपके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव थे वो आपके अचीव हो गए, आपको सर्वाइवल में दिक्कत नहीं आएगी। देन सर अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के बीच में डिफरेंस की। तो सर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में क्या डिफरेंस है? फॉर्मुलेशन का क्या काम है? जो बड़े लोग करते हैं, जो आपके बड़े बाबू लोग हैं वो करते हैं, यानी कि ये एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है। तो फर्स्ट इट इज एन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। और जो आपका स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन है वो आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है कि भाई जो हमें मालिक लोगों ने बोल दिया हम उसको उसी तरीके से इंप्लीमेंटेशन कर देंगे। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इंक्लूड्स प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, और स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन and strategy implementation involves all those means relating to executing the strategic plans. In short, strategy formulation is placing the forces before the action. तो एक्शन करने से पहले जो भी आप सामान लगाते हो, जो भी फोर्सेस यूज करते हो, वो सारा आपका स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का पार्ट आता है, और फॉर्म करने के बाद जो भी आप एक्शन लेते हो वो आपका स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का काम आता है। प्राइमरीली ऑन इंटेलेक्चुअल एंड रैशनल प्रोसेस, और जो आपका इंप्लीमेंटेशन होता है वो एक तरह से आपका ऑपरेशनल प्रोसेस होता है। जो फॉर्मुलेशन होता है वो आपका टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं, जो इंप्लीमेंटेशन होता है आपका मिडल और लोअर लेवल मैनेजर्स करते हैं। देन सर आगे चलते हैं। अब सर लिंकेजेस इन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। तो सर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन की कुछ लिंकेजेस होती हैं। वो लिंकेजेस क्या होती हैं? एक फॉरवर्ड लिंकेज और एक आपका होता है बैकवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड लिंकेज मतलब कि आपकी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का इंपैक्ट आपकी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर आया, और बैकवर्ड लिंकेज मतलब कि आपका स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का इंपैक्ट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के ऊपर आया। तो इसको बड़े ध्यान से समझना कि ऐसा कब होता है। तो देखो यार, आपका स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का तो हमेशा इंपैक्ट स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन पे आएगा। अगर आप फॉर्म ऐसे करोगे स्ट्रेटजी कि यार ये वाले जो काम है ना वो सारे आपके सीईओ सीएफओ वगैरह देखेंगे, देन ये वाले काम आपके सारे बिजनेस लेवल मैनेजर्स देखेंगे, ये वाले आपके फंक्शनल लेवल मैनेजर्स देखेंगे, तो इंप्लीमेंट भी वो स्ट्रेटजी उसी लेवल के दौरान होगी।
और आपका स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का इंपैक्ट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन पे कब आता है? जब आपकी कोई प्रायर एक्सपीरियंस रहा होता है कि यार हमने ना पिछली बार ऐसे स्ट्रेटजी बनाई थी तो वो ढंग से इंप्लीमेंट हो नहीं पाई थी, तो हम क्या करते हैं, इस बार थोड़ी अलग ढंग से स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उसको इंप्लीमेंट करने में दिक्कत ना हो। तो जब स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का इंपैक्ट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन पे आएगा सर, तो उसको हम कहेंगे बैकवर्ड लिंकेजेस, और जब उल्टा होगा, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का इंपैक्ट आपका इंप्लीमेंटेशन पे आएगा, तो उसको अपन कहेंगे फॉरवर्ड लिंकेजेस। अब the different elements in strategy formulation, starting with objective setting through environmental and organizational appraisal, strategy alternatives and choice to the strategic plan, determine the course that an organization adopts for itself। तो ये क्या कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव सेटिंग होता है। ऑब्जेक्टिव सेटिंग आप कैसे करते हो? एनवायरनमेंट को और ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल वीकनेसेस स्ट्रेंथ होती है उन सबको एनालाइज करके। स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे आपके पास स्ट्रेटजीज होती हैं जिसमें से आप एक डिसाइड करते हो, फिर आप अपना स्ट्रेटजी प्लान करते हो, तो उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है कि हमें स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है। With the formulation of new strategies or reformulation of existing strategy, many changes have to be affected within the organization। तो जब भी आप नई स्ट्रेटजी बनाते हो या फिर पुरानी स्ट्रेटजी को रीफॉर्मुलेट करते हो, तो आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। यार इसका अगर आप एग्जांपल सोचो, तो मान लो पहले आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करते थे, अब आप आगे जाके जब आपका इंटर क्लियर होगा तो आप आर्टिकलशिप भी करोगे, उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी मैनेज करोगे। तो जो आज आपने अपनी स्ट्रैटेजी बना रखी होगी कि मैं 8 से 10 घंटे ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, वो आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। आपको सुबह के 2 घंटे निकालने पड़ेंगे, फिर शाम के 2 घंटे निकालने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे आपकी सर्कमस्टांसेस चेंज होती है, वैसे वैसे जो आपकी इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी है वो भी चेंज होती है। देन इट रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। Just as implementation is determined by the formulation of strategy, the formulation process is also affected by factors related with implementation. While dealing with strategic choice, remember that past strategic actions also determine the choice of strategy। तो मैंने आपको बताया जो आपका पुराना एक्सपीरियंस रहा स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन को लेके, वही डिसाइड करता है आपकी फ्यूचर स्ट्रेटजी को। Organizations tend to adopt those strategies which can be implemented with the help of present structure of resources combined। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रेजेंट स्ट्रक्चर है और जो उसकी रिसोर्सेज है, उसकी ही मदद से अगर जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो सकती है, जो आपकी मैनेजमेंट है कोशिश करती है कि उसी टाइप की वो स्ट्रेटजी बनाए। यानी कि मान लीजिए आज एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एआई टूल बना रहे हो, एआई टूल के अंदर एक बहुत अच्छे इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उतना अच्छा इंजीनियर नहीं है, तो आप ये स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे कि जो जूनियर लेवल का इंजीनियर है वो ये वाला टूल बनाएगा। आप सोचोगे या तो मैं किसी से ये काम आउटसोर्स करवा लूं या फिर किसी अच्छे इंजीनियर को हायर कर लूं, तब मैं ये वाली स्ट्रेटजी बनाऊं, तब मैं इस टूल की स्ट्रेटजी बनाऊं। ठीक है सर। तो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन जब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन पे इंपैक्ट डालती है उसको बैकवर्ड लिंकेज बोलते हैं, और जब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन पे इंपैक्ट डालती है उसको अपन फॉरवर्ड लिंकेज बोलते हैं। देन सर इश्यूज इन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। अब सर बात करते हैं स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के अंदर इश्यूज। तो यहाँ पे इश्यूज वर्ड यूज किया है ना, वो थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात नहीं करी गई, यहाँ पे ये बताया हुआ कि स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के अंदर क्या क्या चीजें हमें करनी होती है। तो आप इसको कह सकते हो एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इसका शॉर्ट के अंदर अपने को यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के अंदर सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन करना पड़ता है। सर प्रोजेक्ट क्या होता है? जब आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो तो आप उस स्ट्रेटजी के अंदर प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 बनाते हो, ताकि जो आपका अल्टीमेट पूरी स्ट्रेटजी जिस पूरे प्रोजेक्ट के लिए बनी है वो कंप्लीट हो सके। तो जो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा, जो सेकंड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा, तो उसकी स्ट्रेटजीज बनेगी, वो भी आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के अंदर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। देन आपका आता है प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन। अब प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन मतलब होता है कि आपको एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम किस तरीके से होगा। आपको अच्छे से रूल्स स्पेसिफाई करने पड़ेंगे अपने एम्प्लॉइज के अंदर कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यही फॉर्मेट्स हैं, इसी तरीके से काम होता है, आपको भी इसी तरीके से काम डिलीवर करना है। देन रिसोर्स एलोकेशन। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे तो आप रिसोर्स एलोकेट करोगे कि इस प्रोजेक्ट के लिए हम इतने लोगों को हायर करेंगे, इस प्रोजेक्ट के लिए जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इतने लोग हैं वो इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और इस तरीके से जो है आप अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करोगे। देन स्ट्रक्चरल इंप्लीमेंटेशन एंड फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन। तो आप ये बताओगे कि इस प्रोजेक्ट का लीड कौन सा होगा, इस प्रोजेक्ट को ऊपर से कौन देखेगा, और किस प्रोजेक्ट के अंदर किस मैनेजर का क्या क्या फंक्शन होगा वो अपन डिसाइड करेंगे। और लास्ट में बिहेवियरल इंप्लीमेंटेशन, यानी कि आप अपने एम्प्लॉइज का बिहेवियर एनालाइज करोगे, उनको मोटिवेट रखने की कोशिश करोगे, किसी को ज्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे, और उस प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन के लिए अगर बहुत क्रिटिकल रिसोर्स होगा तो आप वो भी दोगे। देन सर इट इज नॉट नेसेसरी टू परफॉर्म ईच एक्टिविटी वन आफ्टर एनदर। तो जरूरी नहीं है कि हम ये जो 5-6 एक्टिविटीज हैं वो एक के बाद दूसरी करें, ये आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो। चलिए सर, स्ट्रैटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सर सबसे पहले तो स्ट्रैटेजिक चेंज, इसका क्या मतलब है कि आप कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजी बदलने वाले हो। स्ट्रैटेजी क्यों बदलने वाले हैं? क्योंकि जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए थे हमारी पुरानी स्ट्रैटेजी से वो हमें नहीं मिल पा रहे।
फॉर एग्जाम्पल जब लैंड रोवर और जो आपकी जैगुआर थी, ठीक है, वो दोनों फोर्ड मोटर्स के पास थी, उन दोनों ने सोचा कि यार इससे तो हम कभी प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रहे, ये दोनों तो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं, तो हम इसको बेचने का डिसीजन लेते हैं। तो जो रतन टाटा जी हैं, उन्होंने अपनी जो एकदम सूझबूझ से जो है दोनों कंपनियों को खरीदा, टाटा मोटर्स का पार्ट बनाया और फिर उसके अंदर कुछ स्ट्रेटेजिक चेंजेस करे, जिसकी कारण जो आज टाटा मोटर्स का ऑलमोस्ट 60 to 70% प्रॉफिट है, वो सिर्फ इन दोनों ब्रांड्स की मदद से आ रहा है। तो स्ट्रेटेजिक चेंज की कब जरूरत पड़ती है? जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो करंट स्ट्रेटेजी चल रही है वो आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करने में हेल्प नहीं कर पा रही। तो लेकिन स्ट्रेटेजिक चेंज करना एक बहुत बड़ा काम होता है और उसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं स्ट्रेटेजिक चेंज करने के लिए। तो वो स्टेप्स क्या होते हैं सर? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। तो यार कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप पहले ये आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम है भी या नहीं, कि हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है भी या नहीं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि चेंज की जरूरत है भी या नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें स्ट्रेटेजिक चेंज की जरूरत है भी या नहीं। तो पहला स्टेप क्या हुआ? रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। तो सर अगर आपको क्वेश्चन आए स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रेटेजिक चेंज, तो आपके दिमाग में आना चाहिए जैगुआर और लैंड रोवर की पिक्चर, और उसके अंदर सबसे पहले रतन टाटा जी ने क्या किया था? उन्होंने रिकॉग्नाइज करी कि हमें चेंज करने की जरूरत है, तो उन्होंने रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज किया। देन सेकंड उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने जो भी लैंड रोवर के जैगुआर के एम्प्लॉइज थे सबको बुलाया, सबको बोला कि हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ये चेंजेस बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी जो जॉब्स है उनको बचाए रखना है, अगर आप चाहते हो कि कंपनी प्रॉफिटेबली चले और लॉन्ग टर्म तक चले, तो हमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक शेयर्ड विजन बनाई कि भाई हमें कैसे चेंजेस लाने हैं। तो क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज चेंजेस, यानी कि अपने जो एम्प्लॉइज हो, जो अपनी मैनेजमेंट के लोग हैं, उन सबको कॉन्फिडेंस में ले लो कि हम ये कुछ चेंज लाने वाले हैं। और एट लास्ट इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। इसका क्या मतलब है? अब जो आपने चेंज करने की सोची थी, जो चेंज करने की एग्जीक्यूट करने की सोची थी, अब आप उसको एग्जीक्यूट करो, अब आप उसको एक्शन में लेके आओ और ट्राई करो कि सब लोग जो है अब उस चेंज से कंफर्टेबल हो जाएं। तो 3 स्टेप्स कौन से होते हैं सर इनिशिएट करने के कोई भी स्ट्रेटेजिक चेंज को? सबसे पहला रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, सेकंड क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज द चेंज, एंड थर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। तो सर सबसे पहले रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज के अंदर क्या है सर? डायग्नोज व्हिच फेसेट्स ऑफ प्रेजेंट कॉर्पोरेट कल्चर आर स्ट्रेटेजी सपोर्टिव एंड व्हिच आर नॉट। तो जो आपकी करंट स्ट्रेटेजी है उसके अंदर कौन सी जो चीजें ऐसी हैं जो आपके डिजायर्ड गोल्स को सपोर्ट कर रही हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सपोर्ट नहीं कर रही। इसका मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए एक बहुत बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जैसे टाटा मोटर्स है, उनका जो प्लांट है वो कहीं बहुत ही ज्यादा गांव के एरिया के आसपास है, तो उनको वहां पे जो लेबर है वो बहुत सस्ती मिल जाती है। लेकिन अब उनको कुछ ऑटोमेशन फीचर्स लाने अपनी कार्स के अंदर, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स चाहिए और वो उनको उस लोकेशन पे नहीं मिल रहे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऑटोमेटिव जो हमारा डिवीजन है वो कहीं बैंगलोर के अंदर सेटअप करें जहाँ पे एआई इंजीनियर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हो, या फिर यूएसए के अंदर स्टैब्लिश करें जहाँ पे एआई कंपनीज बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या चेक करो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या है जो आपकी स्ट्रेटेजी को सपोर्ट कर रही है और स्ट्रेटेजी को सपोर्ट नहीं कर रही। Then this basically means going for environmental scanning involving appraisal of both internal and external capabilities, maybe through SWOT analysis, या फिर आप देखो कि कहाँ पे लेक्यूना लाई करता है। तो आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे अपना नीड फॉर चेंज? सबसे पहले आप चेक करोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का SWOT एनालिसिस करोगे कि हमारे पास क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या हमारी चीजें ऐसी हैं जो स्ट्रेटेजी को सपोर्ट कर रही हैं और क्या चीजें ऐसी हैं जहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, हमारा लेक्यूना है और हमें उनको ठीक करना है। तो सबसे पहला रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। देन सेकंड क्या आता है सर? क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज चेंज। इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस शुड कोइंसाइड। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है वो कोइंसाइड करने चाहिए, यानी कि जो आपकी मैनेजमेंट है और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है उन सबकी जो विजन है वो शेयर्ड विजन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि यार हमें सस्ता प्रोडक्ट बनाना है और जो आपकी मैनेजमेंट है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाने पे लगी हुई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देन सीनियर मैनेजर्स नीड टू कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट द विजन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपके टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो नीचे वालों को हमेशा अपनी कंपनी की विजन याद दिलवाते रहेंगे, हमेशा बोलते रहेंगे कि हमें सस्ता प्रोडक्ट बनाना है, हमें एकदम कॉस्ट लीडरशिप को अचीव करना है, तो नीचे जितने भी मैनेजर्स होंगे वो भी ध्यान रखेंगे कि हम वेस्टेज कम से कम करें। और ऊपर वाले मैनेजर्स एकदम कभी ध्यान ही नहीं देंगे कि नीचे वाले क्या कर रहे हैं, कभी उनको अपनी विजन ही नहीं बताएंगे, तो हो सकता है कि नीचे वाले जो मैनेजर्स हैं वो अपने काम के अंदर लैक करना शुरू कर दें, उनको जो कंपनी की विजन थी वो भूलना शुरू कर दें। The actions taken to be credible, highly visible, and unmistakably indicative of management's seriousness to new strategic initiatives and associative changes.
इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज का क्या मतलब है? दिस इज बेसिकली एन एक्शन स्टेज, यानी कि आप काम करने की बारी आ गई, वेयर रिक्वायर्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ द चेंज स्ट्रेटजी। तो जो आपने अपनी चेंज स्ट्रेटजी बनाई है, अब उसको इंप्लीमेंट करो। Creating and sustaining a different attitude towards change is essential to ensure that the firm does not slip back into old ways of thinking or doing things. Capacity for self-renewal should be a fundamental anchor of the new culture of the firm. Besides, change process must be regularly monitored and reviewed to analyze the after effects of the change. तो जब आपने चेंज करी अपनी स्ट्रैटेजी, तो आप क्या करो, आप देखते रहो कि उसके इफेक्ट्स क्या क्या हुए हैं। कभी ऐसा ना हो कि जो आपने स्ट्रैटेजी चेंज करी है वो पहली वाली स्ट्रैटेजी से भी खराब निकले। अगर आपकी चेंज स्ट्रैटेजी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट दे रही है, तो आप उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करो। और अगर आपको लगता है कि यार जो मैंने स्ट्रैटेजी चेंज करी है ना वो ढंग से काम नहीं कर रही है, तो आप दोबारा से रिवर्स बैक अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी पे आ जाओ। ठीक है सर, चलिए अब सर अपना इसी टॉपिक का एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्ट लुईस मॉडल ऑफ चेंज। तो देखो, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्टेप्स टू इनिशिएट अ स्ट्रेटेजिक चेंज बताओ, तो आपको ऊपर वाले 3 स्टेप्स लिखने हैं। लेकिन आपसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछते हैं कि कर्ट लुईस मॉडल ऑफ चेंज बताओ, तो आपको ये वाले 3 स्टेप्स लिखने हैं। ये 3 स्टेप्स क्या है सर? पहला, अनफ्रीजिंग द सिचुएशन। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। की भाई अनफ्रीजिंग द सिचुएशन मतलब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको बता रहे हो कि यार देखो हम चेंजेस लाने वाले हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये मत देखना कि आपको एकदम से शॉक लगे अगर हम पूरा चेंज कर दे। अभी ये सारे काम मैनुअली होते थे, अब सॉफ्टवेयर करने लग जाए, तो आप एकदम से शॉक मत होना। ये सारे हम चेंजेस लाने वाले हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन सेकंड, आप चेंज लेके आओ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशन। आप इंप्लीमेंट करना शुरू करो अपनी कंपनी के अंदर सारे चेंजेस। और एट लास्ट, रीफ्रीजिंग, यानी कि रीफ्रीजिंग का मतलब होता है कि अब जो आपने चेंजेस ले आए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का पार्ट बना दो। अब किसी को भी ये ना लगे यार हमारे पुराने वाले ही तरीके अच्छे थे, हम क्यों बिना बात की नए तरीके लेके आए हैं। अब उनकी लाइफ के अंदर जो नए चेंजेस आए हैं तो उनकी लाइफ का पार्ट बना दो, और उनको ये लगना चाहिए कि अब यही जो है हमारे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है अनफ्रीजिंग द सिचुएशन, यानी कि मेकिंग द इंडिविजुअल्स अवेयर ऑफ द नेसेसिटी फॉर द चेंज एंड प्रिपेयर देम फॉर सच अ चेंज। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आपके इंडिविजुअल्स हैं, आपकी कंपनी में लोग काम करते हैं, उनको अवेयर करना है कि भाई ये वाले चेंज की जरूरत है, और आप सब इस चीज के लिए एकदम ध्यान रखना कि अब ये वाले चेंजेस आने वाले हैं, आपको ये एकदम से शॉक ना लगे। Changes should not come as a surprise to the members of the organization. तो सबसे पहला unfreezing the situation. Then second, changing to the new situation. One of the unfreezing processes has been completed and the members of the organization recognize the need for change and have been fully prepared to accept such change. Their behavior pattern need to be redefined. तो अब आपने उनको बता दिया इस चेंज की जरूरत है, वो भी समझ गए कि हाँ यार ये वाले चेंजेस तो आने ही चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। अब उनके बिहेवियर में ये चीज लाना कि यार ये वाले ही चेंजेस जो है आपको भी अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट करने पड़ेंगे। वो सब आप 3 तरीकों से कर सकते हो। कैसे 3 तरीकों से कर सकते हो? सबसे पहला कंप्लाइंस, देन सेकंड आइडेंटिफिकेशन, एंड थर्ड इंटरनलाइजेशन। तो कंप्लाइंस का क्या मतलब है? आपने अपने एम्प्लॉइज को बोला भाई सुनो, ये वाला नया सॉफ्टवेयर आएगा हमारी कंपनी के अंदर, आज की डेट के अंदर आप सारा काम मैनुअली कर रहे हो, मैं चाहता हूं कि आप 3 महीने के अंदर ये सारा काम जो है शिफ्ट कर दो हमारे नए सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब जिन बंदों ने 1 महीने के अंदर पूरा सॉफ्टवेयर सीख लिया, उनकी तो सैलरी मैं कर दूंगा डबल। अब 3 महीने के अंदर जो लोग सीखते हैं, चलो ठीक है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से काम करते रहेंगे। लेकिन जो बंदे 3 महीने के अंदर भी ढंग से नहीं सीखेंगे, मैं उनको पेनलाइज करूंगा, और जब तक वो नहीं सीख लेंगे ये वाला सॉफ्टवेयर, तो उनकी सैलरी देना बंद कर दूंगा। तो ये हो गया आपका कंप्लाइंस, कि भाई जैसे मर्जी करके उनको पेनल्टी या तो दो या फिर उनको रिवॉर्ड दो, लेकिन जो भी काम है हमारा वो एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करो। तो इट इज अचीव्ड बाय स्ट्रिक्टली एनफोर्सिंग द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्ट्रेटजी फॉर गुड और बैड बिहेवियर। Fear of punishment, actual punishment और actual reward seems to change behavior for the better. तो जब आपको भी फील होता है ना यार कि मैं एक बार सीए बन जाऊंगा तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, तो आप भी उतनी ही ज्यादा मेहनत से अपनी प्रैक्टिस करते हो, काम करते हो। और अगर आपको लगता है यार सीए बन के भी क्या ही हो जाएगा, पता नहीं सीए बनूंगा कि नहीं बनूंगा, तो आप कभी भी उस मेहनत से काम नहीं करते। Then second होता है सर आइडेंटिफिकेशन। It occurs when members are psychologically impressed upon to identify themselves with the some given role models. तो इसका क्या मतलब है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे एक सीएफओ है जो कि बहुत एजेड है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग उसकी, अब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बोला कि यार मेरे को सारा कुछ नए सॉफ्टवेयर के ऊपर सामान डालना है। अब वो सीएफओ लगा हुआ है 12 घंटे 13 घंटे तक वो काम कर रहा है, 14 घंटे तक भी काम कर रहा है, वीकेंड्स पे भी काम कर रहा है, ताकि ये सारी जो चीजें हैं वो ढंग से इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए, ढंग से एग्जीक्यूट हो जाए। और जो नीचे जूनियर स्टाफ हैं वो कह रहे हैं कि नहीं यार हम तो 8 घंटे ही काम करेंगे, हम तो 9 घंटे ही काम करेंगे। तो अब आपने जब उनके सीएफओ को, जो इतनी उनसे बड़ी पोजीशन पे है, जब वो उनको देखेंगे कि यार वो काम इतना इतना कर रहा है, वो 12-12 घंटे काम कर रहा है, तो उनको खुद को ही फील होने लग जाएगा कि जब वो बंदा इस उम्र के अंदर इतना काम कर सकता है, तो अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, अभी तो हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, हमें सीखना चाहिए और हमें भी उसकी तरह ही इतना काम करना चाहिए। तो जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रोल मॉडल क्रिएट कर देते हो कि यार जैसे ये काम कर रहा है आपको भी वैसा ही बनना है, तो आप जो है लोग जो है अपने आप चीजें सुधरने लग जाती हैं, लोग अपने आप उसकी तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो सेकंड होता है आइडेंटिफिकेशन, एंड थर्ड होता है सर आपका इंटरनलाइजेशन।
इंटरनलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि आपने लोगों के अंदर एक बिलीफ पैदा कर दिया कि ये जो नया सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसको सीख लोगे तो आपकी खुद की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको मार्केट के अंदर आज इतने की जॉब मिल रही है, आप उससे बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट पा पाओगे, क्योंकि जो ये वाला सॉफ्टवेयर है ये आने वाले टाइम का फ्यूचर है और आज बहुत कम ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जहां पे इस वाले सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो इंटरनलाइजेशन मतलब आपने उनके अंदर से एक ऊर्जा जगा दी कि भाई ये वाला जो चेंज है वो आपके लिए भी बहुत ही क्रिटिकल मूवमेंट है। तो इट इन्वॉल्व्स इंटरनल चेंजिंग, अंदर से चेंज करना उनको ऑफ द इंडिविजुअल्स थॉट प्रोसेस, उनका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया इन ऑर्डर टू एडजस्ट टू द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड। या फिर आपने उनसे बहुत एक मोटिवेशनल लेक्चर दिया कि जो भी चेंजेस है वो लाइफ का पार्ट होते हैं, अगर आप कहीं और भी होते और वहां पे भी आपको ये चेंजेस करने को मिलते तो जिस तरीके से हम ये चेंजेस एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, हो सकता है कि बाहर की ऑर्गेनाइजेशन वैसे ना करवाती, वो नई फोर्स ले आती, नए एम्प्लॉयज ले आती और पुराने एम्प्लॉयज को बोलती कि आप मत सीखो, आप चले जाओ। तो जब वो ऐसे मोटिवेशनल लेक्चर्स आप दोगे तो जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, वो खुद ही मन में सोचने लगेंगे यार जो चेंज है वो तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी है कि हमें उस चेंज का पार्ट बना रही है, तो क्यों ना हम भी अपनी पूरी मेहनत से उस चेंज को अडॉप्ट करें। देन सर हमारा आ जाता है रीफ्रीजिंग। अब सर रीफ्रीजिंग का क्या मतलब है कि जो भी आपने चेंजेस लेके आए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब वो एक नॉर्मल रूटीन का पार्ट बन जाए और नॉर्मल वे ऑफ लाइफ बन जाए। तो न्यू बिहेवियर बिकम्स अ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। द न्यू बिहेवियर मस्ट रिप्लेस द फॉर्मर बिहेवियर कंप्लीटली फॉर सक्सेसफुल एंड परमानेंट चेंज टू टेक प्लेस। In order for the new behavior to become permanent, it must be continuously reinforced so that this new acquired behavior does not diminish or extinguish। तो ऐसा ना हो कि जो न्यू बिहेवियर हमने एक्वायर किया है वो हम कभी भूल जाएं। हो सकता है कुछ लोग जो नया सॉफ्टवेयर हमने डाला है अगर हम उस पर ध्यान ना दें तो धीरे धीरे दोबारा से पुराने सॉफ्टवेयर पे ही काम करते रहे, दोबारा से वो काम पाइल अप होता रहे और नया सॉफ्टवेयर जल्दी से रूटीन वर्क में आ ही ना पाए। तो अब जब आपने नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर दिया तो अब आपकी जिम्मेवारी है उसको चेक करते रहना कि सारे एम्प्लॉयज नए सॉफ्टवेयर पे ही काम कर रहे हैं। चलो सर, अब सर ऊपर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जो लाइन पढ़ी थी, वो था स्ट्रैटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रैटेजिक चेंज का मतलब बता दिया, कैसे आपको स्टेप्स इनिशिएट करने पड़ते हैं स्ट्रैटेजिक चेंज के, वो भी बता दिए। आपका जो कॉट लेवन मॉडल था चेंज का वो भी बता दिया, लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। तो देखो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जब ऑर्गेनाइजेशंस पुश हार्डर देन एवर टू शिफ्ट डिजिटली इन ऑर्डर टू स्टे कॉम्पिटेटिव। ठीक है ना, जब पहले कंप्यूटर्स नहीं होते थे, सिर्फ फाइलों पे काम होता था, अकाउंटिंग सारी फाइलों पे होती थी, बैलेंस शीट सब हैंडमेड होती थी, तब क्या हुआ एकदम से टैली आ गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, तो सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने आप को डिजिटली ट्रांसफर करने की सोची ताकि वो एक ईजी वे रहे सभी अकाउंटेंट्स के लिए भी और मैनेजमेंट को एक्सेस करने के लिए भी। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेटिव रहने के लिए अपने जो भी ऑपरेशंस है उसको डिजिटली शिफ्ट करने की सोचती है तो उसको अपन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। Digital transformation may be a difficult and complicated process. To guarantee that projects for digital transformation are effective, change management is crucial। तो यानी कि जब आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी स्टार्ट करने वाले हो तो आपके वो चेंजेस कैसे आएंगे, उनको मैनेज कौन करेगा, उनको कैसे उनकी मैनेजमेंट होगी, वो सब इंपॉर्टेंट होता है। तो सर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्क कैसे करता है एक बार ये पढ़ लेते हैं। तो यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके आप कोई फ्रेश या इंप्रूव्ड या एंटायरली न्यू प्रोसीजर्स बना रहे हो, गुड्स बना रहे हो या सर्विसेज बना रहे हो, उसको अपन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। Change management enters into the picture for assisting firms in overcoming the obstacles posed by the digital transition and reaping the full rewards of their investments। तो अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आ गया, चेंज मैनेजमेंट। तो ये कह रहे हैं सर चेंज मैनेजमेंट का पिक्चर में आती है जब आप कुछ एक भारी इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हो, डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने वाले होते हो अपनी कंपनी को, तो ताकि आप उस ट्रांसफॉर्मेशन से मैक्सिमम बेनिफिट अचीव कर पाए तो आपको चेंज मैनेजमेंट का यूज करना चाहिए। यानी चेंज को कैसे आप मैनेज कर रहे हो उसके लिए आपको एक अलग से टीम बनानी चाहिए, वो देखती रहे कि हमें चेंजेस को कैसे मैनेज करना है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट हाउ डज चेंज मैनेजमेंट अपीयर व्हेन अप्लाइड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब आप चेंज मैनेजमेंट को हायर करते हो, एक अलग से टीम बनाते हो जो मैनेज करे चेंज को, तो वो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले तो वो डिफाइन करती है आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो भाई देखो यार, जब भी आप कुछ भी नया करने वाले होगे ना अपनी लाइफ के अंदर, तो सबसे पहला स्टेप आपकी लाइफ में ये होना चाहिए कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने गोल्स को डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, एक पेन पेपर लेके बैठना चाहिए और अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को डिफाइन करना चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आपकी वहां तक पहुंचने की स्ट्रेटेजी क्या है। Then second, assessing the current state of the organization and identifying the gaps। तो अब आपको करंट स्टेट जाननी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की करंट स्टेट क्या है और क्या क्या उसके अंदर गैप्स हैं। देन क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर चेंज दैट आउटलाइंस द स्टेप्स नीडेड टू रीच द डिजायर्ड स्टेट। तो अब आपको एक रोड मैप बनाना है कि जहां पे आपको पहुंचना है वहां पे कैसे पहुंच सकते हैं। एंड इंप्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग दैट चेंज एट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपको इंप्लीमेंट करना है, मैनेज करना है उस चेंज को, ताकि आप हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर वो वाले चेंजेस ला सके। तो चार चीजें होती हैं कैसे चेंज मैनेजमेंट काम करती है। सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को डिफाइन करती है, फिर वो असेस करती है कि कंपनी अभी किस स्टेट के ऊपर है, देन वो एक रोड मैप बनाती है कि उसको जहाँ पे पहुंचना है वो कैसे पहुंच सकती है, और फिर उसको इंप्लीमेंट करती है और मैनेज करती है चेंज को कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज है वो परमानेंटली रह सके। देन सर आगे चलते हैं अपन।
द रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो रोल क्या होता है सर? ये हो सकता है कभी आपसे एक आध बार पूछा आपसे एग्जाम में, तो ये आप एक बार पढ़ लेना। सबसे पहले स्पेसिफाई द पैरामीटर्स एंड गोल्स। तो आपको पहले पैरामीटर्स और गोल्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जैसे अपन ने ऊपर देखा डिफाइन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देन डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपको कौन से प्रोसीजर्स और कौन से टूल्स को मॉडिफाई करना है। देन थर्ड, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा ताकि आप इंप्रूवमेंट्स को इंप्लीमेंट कर पाओ। देन आपको अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं और जो आपकी पार्टीज है उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर, और फिर आपको एक प्रोग्रेस को ट्रैक करना पड़ेगा कि जो प्रोग्रेस हो रही है वो कितनी हो रही है, कितनी हमने सोची थी वो हमारी जो डिजायर्ड प्रोग्रेस है उतनी हो रही है या नहीं हो रही। अब सर, चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि आप चेंज को अच्छे से मैनेज कर सकते हो इन स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस। ये वाला क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि व्हाट आर द चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी है, जो चेंज होता है वो टॉप लेवल से बिगन होता है, तो इट बिगन्स एट द टॉप। A focused, invested and united leadership that is on the same page about the company's future is reflected in change that begins at the top। तो भाई जो भी आपको अगर कंपनी के अंदर चेंजेस लाने हैं, तो जूनियर लेवल जितना मर्जी बोलता रहे कि यार हमारी कंपनी में ये अच्छा नहीं होता, हमारी कंपनी में ये ठीक नहीं होता, हमें ये सब चेंज करना चाहिए, उससे कभी भी कंपनी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता जब तक आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है, आपके जो सीएफओ है, जो आपके सीईओ है, उसको चेंज करने के अंदर वो एंथुसियाज्म ना आए। जो आपके कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो ना सोच लें कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं। तो इट बिगन्स एट द टॉप, अ फोकस्ड, इन्वेस्टेड एंड यूनाइटेड लीडरशिप दैट इज ऑन द सेम पेज। अ फोकस्ड, invested and united leadership that is on the same page about the company's future is reflected to change that begins at the top। Then sir, ensure that the change is both necessary and desired। तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी चेंज है वो नेसेसरी है और वो डिजायर्ड है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर चेंज थोपा जा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए हर एम्प्लॉय को कि जो भी हम चेंज कर रहे हैं वो उनकी बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं और बाहर वाली दुनिया से कम्पीट करने के लिए कर रहे हैं। The fact that decision makers are unaware of how to properly handle a digital transformation and the effects it will have on their firm is one of the main cause of this। तो भाई क्या होता है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन को खुद को ही नहीं पता होता कि हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बेहतरीन हो जाएगी, जिसकी वजह से वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने से। तो सबसे पहले इंश्योर करो कि उनको ये लगना चाहिए कि जो चेंज है वो बहुत नेसेसरी भी है और डिजायर्ड भी है। देन सर, रेड्यूस डिसरप्शन। अब सर आप रेड्यूस कैसे कर सकते हो डिसरप्शन कि आपको इस चेंज के अंदर कोई भी परेशानी ना करे। तो सबसे पहले तो गेटिंग द वर्ड आउट अर्ली एंड प्रिपेयरिंग फॉर सम इंटरप्शन। तो भाई सबसे पहले तो आप सबको पहले ही बता दो कि ये सब कुछ चेंजेस आने वाले हैं, और तब भी आप रेडी रहो कि कुछ ना कुछ इंटरप्शन तो आएगी ही आएगी। Then giving staff members the knowledge and tools they need to adjust to change। तो जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं उनको लिए सेशंस रखो, उनको टूल्स दे दो पहले से ही, उनसे बोलो भाई सीख लो, उनके लिए एक अलग से रूम बना दो कि यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हुआ करेगी डेली के 2 घंटे, ताकि उनको एक कंफर्टेबल पोजीशन लगे कि एकदम से चेंजेस जो आए हैं उनको सीखने का टाइम मिल सके। Then create an environment that encourages transformation और change। तो भाई ऐसी एनवायरनमेंट बनाओ जो एनकरेज करे चेंज को। ऐसा ना हो कि एक बंदा जिसको काम आ गया, जब किसी आप बाहर वाले बंदे को लेके आए जिसको काम आता है, वो नीचे वाले सबको बोलता रहे अरे यार तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता, अभी तक तो तुम्हें सीख जाना चाहिए था। ऐसी एनवायरनमेंट बनाओ कि जिसके अंदर जो भी बंदों को काम आता है, जिनको नहीं आता वो उनको समझाए, उनको अच्छे से तैयार करे। empowering change agents to provide context and clarity for changes such as project managers और team leaders। तो जो आपके change agents होते हैं, जो आपके team leaders होते हैं, उनको empower करो ताकि वो अपनी टीम के अंदर changes ला सकें। और ensuring that IT department is informed of changes in technology और infrastructure and is prepared to support them। तो हर कंपनी का जो एक IT डिपार्टमेंट होता है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कभी भी किसी कंपनी के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से। बल्कि मैं तो एक कंपनी में काम करता था, उस कंपनी के अंदर जो IT हेड था, IT इंजीनियर था, ठीक है, उसने बीटेक कंप्यूटर साइंस में करी हुई थी, वो उस कंपनी का अकाउंटिंग हेड बन गया था। क्योंकि जब उस कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर चेंजेस आए, अकाउंटिंग के अंदर सारे सॉफ्टवेयर शिफ्ट हुए, तो इतना ज्यादा उस आईटी हेड का जो बंदा था उसका यूज किया गया सारी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए कि उसको अपने आप ही पूरी अकाउंटिंग सीखनी पड़ी वो सारे सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। और जब उसने अकाउंटिंग सीख ली, आईटी का वो बंदा था तो सॉफ्टवेयर तो उसको अच्छे से आई गया समझ, तो भाई उसको ही फिर आगे जाके अकाउंटिंग हेड बना दिया विदाउट एनी डिग्री ऑफ एनी कॉमर्स। मतलब उसका बीकॉम की भी डिग्री नहीं थी, उसका कोई सीए की भी डिग्री नहीं थी। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि जो आईटी डिपार्टमेंट होता है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है कोई भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किसी कंपनी के लिए। देन सर, एनकरेज करो आप कम्युनिकेशन। तो भाई ऐसे चैनल्स बनाओ कि भाई अगर किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा तो वो एक मेल करे, उसको रिप्लाई मिल जाए, या फिर अगर किसी को कोई नया टूल सीखना है तो वो उसके बाद ऐसे लोग होने चाहिए जिससे वो कनेक्ट करे और वो नया टूल आसानी से सीख ले। तो क्रिएट चैनल सो दैट वर्कर्स मे कॉन्टैक्ट यू विद क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स। एनकरेज डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन टू प्रोपोगेट आइडियाज इनोवेशन एज न्यू प्रोसीजर्स टेक रूट। कम्युनिकेशन प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस कल्चर जस्ट लाइक योर विजन। तो भाई जो आपका चेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए आप ऐसे चैनल्स क्रिएट करो कि जो लोग हैं वो आपस में बात कर सके, इस चेंज के बारे में सीख सके, और अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्टेड बंदे तक पहुंचा सके। एंड एट लास्ट, रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज द नॉर्म नॉट द एक्सेप्शन। तो सबको बता दो जो चेंज है वो एक लाइफ का पार्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी लाइफ में ही हो रहा है। ये जो चेंजेस है ये तो आते ही रहते हैं लाइफ के अंदर, तो आपको इससे घबराना नहीं चाहिए।
तो चेंज रेडीनेस मे बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू कंटिन्यूअसली इनिशिएट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन वेज दैट क्रिएट एडवांटेज, मिनिमाइज रिस्क एंड सस्टेन परफॉर्मेंस। ठीक है सर, तो 5 स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले बिगन एट द टॉप, then second आपका ensure that the change is both necessary and desired, then third reduce disruption, then fourth आपका encourage communication, and at last recognize that change is the norm not the exception। चलिए सर, अब सर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, की स्ट्रेटजीज टू नेविगेट चेंज इफेक्टिवली। तो कैसे आप जब चेंज कर रहे हो तो उसको इफेक्टिवली मैनेज कैसे कर सकते हो, जो लोग आपको परेशान करेंगे उनसे कैसे बच सकते हो। तो सबसे पहले तो स्पेसिफाई कर दो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एम और ऑब्जेक्टिव्स, तो ताकि आपको ये पता रहे कि हमारा इंटेंडेड आउटकम क्या है और हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है जो हमें अकम्प्लिश करने हैं। देन सेकंड, ऑलवेज 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 कम्युनिकेट, यानी कि जब आप चेंज कर रहे हो तो जो भी एम्प्लॉइज है जिनकी भी लाइफ के अंदर वो चेंज से फर्क पड़ने वाला है, तो उनको पहले से ही कम्युनिकेट कर दो कि ये सब हम चेंजेस लाने वाले हैं, आपको हमें सपोर्ट करना है। देन बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस, तो अपने आप को प्रिपेयर रखो कि भाई रेजिस्टेंस तो आएगा ही आएगा। आप जितना मर्जी लोगों को समझा दो, जिनको चेंज नहीं होना वो रेजिस्ट करेंगे ही करेंगे। देन इंप्लीमेंट चेंजेस ग्रेजुअली, तो ऐसा नहीं है कि आज ही उठा के सब कुछ मैनुअल काम बंद करके और सॉफ्टवेयर ले आओ। आप उनसे बोलो कि यार पहले इतना पार्ट सॉफ्टवेयर में डाल के देखो, देन इतना पार्ट डाल के देखो, धीरे धीरे चेंजेस लेके आओ, ताकि जो आपका चेंजेस है उससे किसी की लाइफ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट भी ना हो और धीरे धीरे आपकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज को एक्सेप्ट भी कर ले। और ऑफर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी लोग चेंजेस के अंदर आना चाहते हैं, चेंजेस को सीखना चाहते हैं, उनके पास पूरे मीन्स होने चाहिए कि वो ट्रेनिंग पा सके नए सॉफ्टवेयर की, नए तरीकों की, और वो अपने आप को एकदम टेक्निकली इक्विप कर सके कि वो अपने सारे चेंजेस को आसानी से डील कर सके, अपने चेंजेस को अपनी लाइफ में लेके आ सके। वर्कर्स विल नीड गाइडेंस इन द न्यू प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एक्सेट्रा। चलिए सर, अब आ जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क पे, जो कि है मैकेंजी 7S मॉडल। तो सर मैकेंजी 7S मॉडल क्या है? इट इज अ टूल दैट एनालाइजेस कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। तो भाई ये टूल है जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन को एनालाइज करने में हेल्प करता है। ये हमें बताता है कि कंपनी कैसे इफेक्टिवनेस अचीव करती है और कैसे वो अपने हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्ट करती है। तो मैकेंजी 7S मॉडल, यहाँ पे 7 क्या है सर? यहाँ पे 7 एलिमेंट्स है जिनको अपने को समझना है। तो सर एक कंपनी के अंदर ना 7 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से 3 हार्ड एलिमेंट्स होते हैं और 4 आपके सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं। हार्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो आपकी टॉप मैनेजमेंट ही चेंज कर सकती है, जिसका एक जूनियर लेवल वाले बंदों के ऊपर कोई भी ज्यादा उनके पास पावर नहीं होती उनको चेंज करने की। तो हार्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं सर आपके? विच आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। तो इसके अंदर 3 आते हैं सर आपके, सबसे पहला स्ट्रेटजी, देन स्ट्रक्चर एंड उसके बाद सिस्टम। तो सबसे पहला क्या है आपका? स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और अ ब्लूप्रिंट टू बिल्ड द कोर कॉम्पिटेंसी एंड अचीव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो सबसे पहले जो आपका हार्ड एलिमेंट होता है वो होती है आपकी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है? डायरेक्शन टू द कंपनी टू अचीव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कोर कॉम्पिटेंसीज। देन आता है सर आपका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर जैसी आपकी रिसोर्सेज है, जैसे आपके पास मैन पावर है, जैसे आपके पास लोग हैं, उसके हिसाब से आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। तो सर स्ट्रक्चर क्या होता है? डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज and degree of centralization or decentralization that the management desires. It chooses from the available alternatives of organizational structures. And at last होता है सर आपका system. Development of daily tasks, operations and teams to execute the goal and objectives in the most efficient and effective manner. तो 3 आपके हार्ड एलिमेंट्स थे। सबसे पहला स्ट्रेटजी। आप कंपनी के अंदर सबसे पहली चीज क्या करते हो? स्ट्रेटजी बनाते हो। स्ट्रेटजी के बेसिस पे आप कंपनी का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो, और स्ट्रक्चर वाले जो लोग होते हैं जैसे कि आपके टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, वो कंपनी के अंदर सिस्टम्स बनाते हैं। तो 3 होते हैं सर, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स। देन सर आपके सॉफ्ट एलिमेंट्स, यानी कि आपकी ऐसी सॉफ्ट स्किल्स होती है ना, जैसे आपका बिहेवियर हो गया, आपके पास बात करने का तरीका हो गया किसी से, आपकी वैल्यूज हो गई, वो सारी आपकी सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट होती हैं। वैसे ही एक कंपनी के अंदर सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसका कल्चर है उससे गवर्न होते हैं। तो जो सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं सर? एक शेयर्ड वैल्यू, एक स्टाइल, एक स्टाफ एंड एक स्किल। एक शेयर्ड वैल्यू, एक स्टाइल, एक स्टाफ एंड एक स्किल। तो सर शेयर्ड वैल्यू का क्या मतलब है? कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर है, जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन मान लो बहुत ज्यादा एक तरह से करप्शन करती है, तो जो भी नीचे वाले एम्प्लॉइज होंगे ना, वो भी ट्राई करेंगे जहां उनको मौका मिलेगा वो कंपनी के पैसे खाने की कोशिश करेंगे। और एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे टाटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छे से काम करती है, मेहनत से काम करती है, कभी भी किसी को घूस नहीं देती, तो वो वाली जो कल्चर होगा सर वो हमेशा आपके एम्प्लॉइज के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेगा। देन स्टाइल। स्टाइल से यहाँ पे मतलब है आपका लीडरशिप स्टाइल, यानी कि आपके 2 टाइप के लीडर्स होते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशनल और एक ट्रांजैक्शनल। ट्रांसफॉर्मेशनल कोशिश करते हैं जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनको मोटिवेट रखे, उनको अपनी बातों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखें ताकि वो अच्छा काम कर सके। और ट्रांजैक्शनल होते हैं जो कि बोलते हैं कि भाई या तो तू अगर काम करेगा तो तुझे इतने पैसे दे दूंगा, अगर तू काम नहीं करेगा तो भाई यहाँ से टाटा बाय हो जा, तेरी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो जैसा आपका लीडरशिप स्टाइल है वो आपका सॉफ्ट एलिमेंट का पार्ट है। देन आपका स्टाफ, यानी कि आपका टैलेंट पूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड आपकी स्किल्स, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसीज, जो कि एम्प्लॉइज आपके एक पिवटल रोल प्ले करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपके 7S मॉडल के अंदर 3 हार्ड एलिमेंट्स, 4 सॉफ्ट एलिमेंट्स। 3 हार्ड एलिमेंट्स में सबसे पहला आपका आता है स्ट्रेटजी, सेकंड आपका आता है स्ट्रक्चर, थर्ड आता है आपका सिस्टम। देन 4 सॉफ्ट एलिमेंट्स में सबसे पहला आता है आपका शेयर्ड वैल्यूज, देन आता है आपका स्टाइल, देन आता है सर आपका स्टाफ, एंड लास्ट में आती है आपकी स्किल्स। ठीक है सर, चलिए
अब सर आपकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है मैकेंजी 7S मॉडल की। क्या लिमिटेशंस है? सबसे पहले तो ये मॉडल आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देता, सिर्फ ये इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करता है कि जो कंपनी के अंदर 7 एलिमेंट्स हैं वो सारे ही वो डिस्कस करता है। सेकंड, ये मॉडल कभी भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिवनेस और जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके बारे में तो बात ही नहीं करता, वो सिर्फ ये बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो 7 एलिमेंट्स है उसका क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसके अंदर आपसी के अंदर कैसे इंटरेक्शन होनी चाहिए। देन दिस मॉडल इज कंसीडर्ड टू बी मोर स्टैटिक एंड लेस फ्लेक्सिबल। ये ज्यादातर जैसे 7 एलिमेंट्स है इसी के ढांचे में ये वाला पूरा का पूरा जो मॉडल है ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। और लास्ट, इट इज जनरली क्रिटिसाइज्ड फॉर मिसिंग आउट द रियल गैप्स इन कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटजी। तो जो रियल गैप्स होते हैं एक स्ट्रेटजी को बनाने के अंदर, उसको एग्जीक्यूट करने के अंदर, वो सारे इस मॉडल में नहीं है। ये वाला मॉडल इतना ज्यादा स्टैटिक है कि जो 7 एलिमेंट्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के, इसके बाहर कुछ भी हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये वाला मॉडल बिल्कुल भी उसको कैप्चर नहीं करता। ठीक है, तो आम जिंदगी के अंदर ये वाला मॉडल इतना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया भी नहीं जाता। आपके कोर्स का पार्ट है तो आपको सिर्फ ये याद रखना है इस मॉडल के अंदर 7 एलिमेंट्स होते हैं, 3 हार्ड एलिमेंट्स होते हैं, 4 सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं। चलिए सर, देन आ जाते हैं सर अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आते हैं आपके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सर सबसे पहला कौन सा स्ट्रक्चर आता है? सबसे पहले आता है आपका सिंपल स्ट्रक्चर। नाम से ही पता चल रहा है कि जो एक छोटी फर्म है, एक लाला कंपनी है, जहां पे सिर्फ मैनेजर या ओनर है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहा है, कोई भी हायरार्की नहीं है। तो इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कंपनीज दैट फॉलो अ सिंगल बिजनेस स्ट्रेटजी, जिनके पास एक ही बिजनेस है और एक ही ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर वो बिजनेस है। यानी कि कोई अगर एक बंदा अपनी दुकान चला रहा है या फिर एक छोटी सी कंपनी चला रहा है या फिर एक छोटी सी सीए फर्म चला रहा है सिर्फ दिल्ली के अंदर ही, तो ये वाला स्ट्रक्चर अपना सकता है। देन इंप्लीमेंटिंग फोकस कॉस्ट लीडरशिप और फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। तो जो ये बिजनेस यूनिट है वो या तो फोकस कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी अपना रही है या फिर फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी अपना रही है। दोनों में से एक स्ट्रेटजी अपना के वो अपना धंधा चला रही है। द ओनर मैनेजर मेक्स ऑल द मेजर डिसीजन। तो जो लाला जी हैं, जो आपके ओनर या आपके मैनेजर हैं, वही सारे डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे ओनर और मैनेजर अलग अलग नहीं है। अब सर इसका बेनिफिट क्या होता है? तो सर बेनिफिट सबसे पहला तो ये है जो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वो आपका सिंपल और बहुत ही लो कॉस्ट फंक्शन होता है। ठीक है, देन सेकंड, वो प्रमोट करता है आपकी स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एंड एनकरेजेस आपकी एफिशिएंसी। सर स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर को कैसे वो एनकरेज करता है? तो भाई जब आपने फंक्शंस बना दिए तो जो उनकी टीम है वो हमेशा परमानेंट रहेगी, ज्यादा वो एक टीम से दूसरी टीम के अंदर लोग नहीं जाएंगे। और अगर वो एक ही टीम में काम करते रहेंगे, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते रहेंगे, तो जो उनकी स्पेशलाइजेशन है वो इंक्रीज होती रहेगी। देन सेकंड, it minimizes the need for an elaborate control system and allows rapid decision making। तो सबसे पहले तो ये एक रैपिड डिसीजन मेकिंग अलाउ करता है और सेकेंडली वो एक बड़े कंट्रोल सिस्टम को अवॉइड करता है कि होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब सर सबके फंक्शनल मैनेजर्स अलग अलग हैं, तो जो आपका सीईओ होगा वो आपके सिंपल फंक्शनल मैनेजर से कनेक्ट कर लेगा और पूछ लेगा कि उनका फंक्शन कैसा चल रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, एंड एट लास्ट ओवरकम द ग्रोथ रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स ऑफ द सिंपल स्ट्रक्चर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहे तो उसको दिक्कत होती है क्योंकि इतना ज्यादा बर्डन एक सीईओ सिर्फ नहीं संभाल सकता। लेकिन यहाँ पे सब फंक्शनल मैनेजर्स की अलग अलग ड्यूटी है। तो अगर और काम भी आया, मान लो आज आप सिर्फ 1000 टन का काम करते हो, कल को हमारे पास 1500 टन का काम आ गया, तो आपने प्रोडक्शन वाले से, मार्केटिंग वाले से बोला कि भाई हमें आप 1500 टन बनाना है, आप स्ट्रेटेजी बनाओ कि आप कैसे इसको डिलीवर कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज भी मैनेज कर पाते हो फंक्शनल लेवल मैनेजर्स के अंदर। देन सर इसकी लिमिटेशंस क्या होती है? सबसे पहली लिमिटेशन, डिफरेंसेस इन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड ओरिएंटेशन में इंपीड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसका क्या मतलब है कि भाई जहाँ पे ज्यादा लोग होंगे एक ही आपके लेवल पे, तो वहां पे आपकी एक दूसरे के बीच में झगड़े और डिफरेंसेस ज्यादा होंगे। तो अब क्या हुआ, प्रोडक्शन मैनेजर ने और आपके मार्केटिंग मैनेजर के बीच में झगड़ा हो गया। तो मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्शन वाले से बात नहीं कर रहा और प्रोडक्शन मैनेजर आपका मार्केटिंग वाले से बात नहीं कर रहा। मार्केटिंग मैनेजर लेके आ रहा है आपसे 2-2, 3-3 टन का एकदम ऑर्डर और प्रोडक्शन वाला कह रहा है कि भाई मैं इतना डिलीवर नहीं कर सकता जो आपने डेट दी है। तो ये जो डिफरेंसेस है वो हो सकते हैं आपके फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। देन फंक्शनल स्पेशलिस्ट में ऑफन डेवलप अ मायोपिक और नैरो पर्सपेक्टिव, लूजिंग साइट ऑफ द कंपनी स्ट्रेटेजिक विजन एंड मिशन। तो इसका क्या मतलब है कि मान लो हमने प्रोडक्शन वाले को बोला कि भाई माल बनाना है हमें ज्यादा से ज्यादा और हमें बेचना है इस माल को, तो उसने बोला कि यार चलो ना जैसी मर्जी क्वालिटी का माल बेच देते हैं, हमें तो ये मतलब है ना कि हमारा इस महीने 1000 टन माल बिकना चाहिए, थोड़ी बहुत क्वालिटी अगर कॉम्प्रोमाइज भी होती है तो हो जाने दो, मेरे को मेरे टारगेट पूरे करने हैं। तो कई बार क्या हो सकता है, जो आपके फंक्शनल मैनेजर्स हैं वो एक मायोपिक सोच रख सकते हैं, एक छोटी सोच रख सकते हैं और आपकी जो कंपनी की विजन है वो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। देन सर आपका आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि मान लो आज मेरी कंपनी है,
मेरी कंपनी जो है इंडिया के अंदर 4 ज़ोन्स में काम करती है, नॉर्थ में भी, वेस्ट के अंदर भी, साउथ के अंदर भी और ईस्ट के अंदर भी, ठीक है। अब बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है मैं कैटर करता हूँ, तो मैं क्या सिर्फ एक ही मैनेजर की मदद से पूरे इंडिया को कैटर कर पाऊंगा? जो आपके जो नीचे साउथ वाले लोग होंगे वो अलग लोग होंगे, उनसे बात करने का तरीका अलग होगा, जो आपके वेस्ट में लोग होंगे वो अलग लोग होंगे। तो आपको हर जोन के लिए एक अलग मैनेजर चाहिएगा, एक अलग आपको डिवीजन बनानी पड़ेगी। या फिर हो सकता है कि मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में काम नहीं करता, मेरी जो है, मैं एक टाटा हूं, मेरी जो है नमक भी आता है, मेरी दालें भी आती हैं, हो सकता है कि मेरे बिस्किट्स भी आते हो, ठीक है। तो अब मेरे को जब इतने सारे मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारी मेरे पास सर्विसेज हैं, तो भाई मैं सिर्फ एक ही डिवीजन की मदद से वो सारे प्रोडक्ट्स को बेच नहीं सकता। तो मेरे को हर प्रोडक्ट या हर सर्विस के लिए अलग अलग डिवीजन बनाना पड़ेगा, अलग अलग डिवीजन मैनेजर रखने पड़ेंगे, ताकि वो मेरे को बताते रहें कि मेरी इस प्रोडक्ट की या इस सर्विस की कितनी सेल्स हो रही है, कितना मेरे को मुनाफा हो रहा है, कितना मेरे को नुकसान हो रहा है। देन थर्ड हो सकता है क्या मेरे कस्टमर्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के हों। जैसे मेरी एक बुक पब्लिशिंग कंपनी है, अब मेरे पास जो ऑर्डर्स आते हैं वो मेरे पास स्कूल और कॉलेजेस से भी आते हैं, मेरे पास कॉर्पोरेट से भी आते हैं कि हमारे जर्नल्स को पब्लिश कर दो। हो सकता है कि मेरे पास इंडिविजुअल बड़े बड़े ऑथर से भी आते हो ऐसे ऑर्डर्स कि भाई हमारी बुक पब्लिश कर दो। तो अब जब मेरे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ कस्टमर्स हैं और सारे ही कस्टमर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को हर कस्टमर के लिए एक अलग डिवीजन बनाना पड़ेगा, एक अलग डिविजनल मैनेजर रखना पड़ेगा, जो उस टाइप के कस्टमर्स को और लेके आए मेरी कंपनी के अंदर, और मेरा जो प्रॉफिट है और जो मेरी जो सेल्स है उसको बढ़ाने की कोशिश करे। और एट लास्ट हो सकता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जिन प्रोसेसेस की मदद से एक प्रोडक्ट बनता है। अब जब बहुत सारे आपके प्रोसेसेस होंगे, तो वहां पे आपको हर प्रोसेस के लिए एक डिविजनल मैनेजर रखना पड़ेगा, ताकि वो देख पाए कि ये वाला जो मेरा प्रोसेस है वो ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, इस प्रोसेस में मेरे को नुकसान तो नहीं हो रहा, या इस प्रोसेस के अंदर जो मार्केट के अंदर जितनी कॉस्टिंग लगती है मेरे को भी उतनी कॉस्टिंग ही लग रही है या नहीं लग रही। तो डिविजनल स्ट्रक्चर कब यूजफुल होता है सर? The divisional structure can be organized in one of the 4 ways. पहला by geographical area, second आपका product या service, then third आपका customer, and at last आपका होता है process. तो सर geographical area के अंदर कब appropriate होता है? Appropriate for organization whose strategies are formulated to fit the particular needs and characteristics of customers in different geographical areas. Then by product और service में appropriate when specific product or services need special emphasis. Mostly used when an organization offers only a few products or services, when an organization's products or services differ substantially. तो जब आप एक ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे, आप कम प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, लेकिन सारे प्रोडक्ट्स ही आपकी जो रेवेन्यू के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो एक मेजर अमाउंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे प्रोडक्ट से अलग हैं। देन बाय कस्टमर, अब कस्टमर में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये एक बुक पब्लिशिंग कंपनी है जिसके पास जो है मान लो प्राइवेट कमर्शियल स्कूल्स भी है, सेकेंडरी स्कूल्स भी हैं, उनको डिफरेंट कस्टमर्स के लिए डिफरेंट डिवीजन बनाने पड़ेंगे। और बाय प्रोसेस ये एक सिमिलर टू फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका फंक्शनल मैनेजर होता है वो आपके कभी भी फंक्शन के प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो आप डिवीजन बनाओगे वो उस डिवीजन के प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब सर बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला तो अकाउंटेबिलिटी क्लियर होती है कि इस डिवीजन से इतना प्रॉफिट हुआ, इस डिवीजन से हमें इतना लॉस हुआ। देन आपको एक्सटेंसिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करने को मिल जाता है, आपके जो मैनेजर्स और एम्प्लॉइज है वो इजीली रिजल्ट देख पाते हैं कि हमारे डिवीजन ने कैसा परफॉर्म किया, वरना लोग एक दूसरे पे थोपने पे लगे रहते हैं कि मार्केटिंग वालों ने माल नहीं बेचा इसलिए हमारा प्रोडक्ट बन नहीं पाया, या फिर हमारी R&D ढंग से नहीं हुई थी इसलिए हम प्रोडक्शन के अंदर पीछे रह गए। देन सर इट क्रिएट्स करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर मैनेजर्स। तो ये क्या है सर कि अगर आज आप मान लो मार्केटिंग डिवीजन में बहुत अच्छा करते हो और आप मार्केटिंग डिवीजन के मैनेजर हो, तो आपका जो करियर है वो बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। आप अपने रिज्यूमे में लिख पाओगे कि मैंने 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक की सेल को पहुंचाया है इस कंपनी के अंदर, तो आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होगी। allows local control of local situations, leads to competitive climate within an organization and allows new business and products in added easily। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आपने अलग अलग डिवीजन बना दिए तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप बहुत इजीली कर पाते हो। देन आपको एक कॉम्पिटेटिव सिनेरियो देता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आप हर डिवीजन को देखो और आप दूसरे डिवीजन से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो। देन सर आपके लिमिटेशंस क्या होते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर इज कॉस्टली। कॉस्टली क्यों होता है? क्योंकि हर डिवीजन रिक्वायर करता है एक फंक्शनल स्पेशलिस्ट हु मस्ट बी पेड। तो हर डिवीजन के पास एक फंक्शनल स्पेशलिस्ट होना चाहिए जिसको हमें पे करने की जरूरत है। एग्जिस्ट सम डुप्लीकेशन ऑफ स्टाफ सर्विसेज, फैसिलिटीज एंड पर्सनल। फॉर इंस्टेंस, फंक्शनल स्पेशलिस्ट आर आल्सो नीडेड सेंट्रली एट हेडक्वार्टर्स टू कोऑर्डिनेट डिविजनल एक्टिविटीज। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिविजनल मैनेजर्स, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके डिविजनल मैनेजर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो दो आपकी मेजर लिमिटेशन होती है। सबसे पहला ये कॉस्टली होता है क्योंकि आपको हर डिवीजन के अंदर फंक्शनल स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। एंड सेकंड, एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके डिविजनल मैनेजर्स के बीच में। Managers must be well qualified because the divisional design forces delegation of authority. Better qualified individuals require high salaries. तो भाई अगर एक डिवीजन को मैनेज करना है तो जो उस डिवीजन का स्पेशलिस्ट होगा आपको उसी को ही हायर करना पड़ेगा, और स्पेशलिस्ट तो आपको पता ही है कि आजकल कितनी बड़ी अमाउंट लेते हैं। रिक्वायर्स एन इलेबोरेट हेडक्वार्टर्स ड्रिवन कंट्रोल सिस्टम। तो उन डिविजनल मैनेजर्स को भी आपको अगर कंट्रोल करना है तो आपको एक हेडक्वार्टर के अंदर कंट्रोल सिस्टम लगाना पड़ेगा, उनकी परफॉर्मेंस भी आपको इवेल्युएट करनी पड़ेगी। देन आ जाता है सर आपका मल्टी डिवीजन स्ट्रक्चर।
देखो डिवीजन स्ट्रक्चर और मल्टी डिवीजन स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ ये फर्क है कि जो डिवीजन स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर जो आपका डिविजनल हेड होगा वो उस डिवीजन के प्रॉफिट और लॉस के लिए जिम्मेवारी लेगा और जो भी स्ट्रेटेजी उस डिवीजन की बनानी है वो आपका डिविजनल हेड बनाएगा। लेकिन मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि आप एक कॉर्पोरेट हेड बना दिया जाएगा, उसके अंदर जो है वो सारे डिवीजन की जितनी भी स्ट्रेटेजीज है वो सारी डिसाइड करेंगे और सिर्फ डिवीजन मैनेजर का काम होगा कि वो उन स्ट्रेटेजीज को अपनी डिवीजन के अंदर एग्जीक्यूट करे और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उस डिवीजन का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो आपके कॉर्पोरेट हेड्स होंगे। तो सर मल्टी डिवीजन स्ट्रक्चर क्या है? इट इज एन एम फॉर्म स्ट्रक्चर इज composed of operating divisions where each division represents a separate business to which top corporate officer delegates responsibility for day-to-day operations and business unit strategy to the division managers। तो जो आपके टॉप कॉर्पोरेट ऑफिसर होते हैं तो सिर्फ डेलीगेट करते हैं आपकी डे टू डे ऑपरेशन एक्टिविटीज टू द डिवीजन मैनेजर्स। बाय सच डेलीगेशन द कॉर्पोरेट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड मैनेजेस डिवीजन थ्रू स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल कंट्रोल्स। Multi-division structure calls for creating separate divisions. Each division would house its functional hierarchy. Divisional managers would give responsibility for managing day-to-day operations. The small corporate office that would determine the long-term strategic direction of the firm exercise overall financial control over the simultaneous divisions. चलिए सर, आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझना कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होता है। तो कई बच्चे तो कंफ्यूज रहते हैं कि डिविजनल स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के अंदर क्या फर्क होता है। तो देखो भाई, डिविजनल स्ट्रक्चर होता है जब आपकी कंपनी के पास आपका जो धंधा है वो अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस के अंदर होता है, या फिर आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट सर्विसेज होते हैं, या फिर आपके जो कस्टमर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, या आपके अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट यहाँ आता है जहाँ पे आपका एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है और आपके बिल्कुल डिफरेंट बिजनेसेस हैं, एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस। जैसे कि आपका रिलायंस है, रिलायंस एक तरफ तो आपका ऑयल टू केमिकल बिजनेस करता है, एक तरफ आपका रिलायंस रिटेल के अंदर वो दालें वगैरह बेचता है, एक तरफ जो है वो जियो की सिम बेचता है। जो जितने भी आपके बिजनेसेस हैं वो बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे से उनका कोई भी रिलेशन नहीं है, तो वो एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ मर्ज करके नहीं चला सकते। अगर एक का सीईओ एक बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसी सीईओ को वो दूसरे बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट आ जाता है जो कि बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट जो है यूज करते हैं, जैसे टाटा हो गए, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, आपका रिलायंस हो गया, आपका अडानी हो गया। तो आपका स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होता है कि जब आप एक जैसे बिजनेसेस को एक साथ एक ही यूनिट के अंदर ले आते हो और उसको आप एसबीयू क्रिएट कर देते हो, उसका आप एक सीईओ अपॉइंट कर देते हो, एक सीएफओ अपॉइंट कर देते हो, फिर उसके बाद उनके नीचे आप फंक्शनल मैनेजर्स को अपॉइंट कर देते हो, और एक आपका प्रेसिडेंट होता है जो आपका ग्रुप प्रेसिडेंट होता है या ग्रुप चेयरमैन होता है, जो आपके जितने भी एसबीयूज है उनके ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, उनको बताता है, उनको डायरेक्शन देता है कि आपको किस डायरेक्शन के अंदर जाना है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज एसबीयू। एन एसबीयू इज अ ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस, यानी कि टाटा की दालें भी आती हैं और टाटा का नमक भी आता है, टाटा के बिस्किट्स भी आते हैं, तो उन सबको आपने एक यूनिट के अंदर डाल दिया, उसको अपन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, तो वो एक एसबीयू कहलाएगा। which is amenable to composite planning treatment. As per this concept, a multi-business enterprise groups its multitude of businesses into a few distinct business units in a scientific way. तो जो उसके बहुत सारे businesses होते हैं उनको कुछ business के अंदर ले आती है वो इस एक्टिविटी को करके, और उन business units को कैसे वो एक साथ लेके आती है एक साइंटिफिक तरीके से कि ये वाले businesses जो है वो related business के अंदर है तो उनको एक साथ ले आते हैं। The purpose is to provide effective strategic planning treatment to one of its product business. ठीक है, तो अब आपको क्या करना होता है, इसका पर्पस क्या होता है कि जो भी आपका एक प्रोडक्ट या एक बिजनेस है उसको इफेक्टिव प्लानिंग मिल पाए। वो ऐसा ना हो कि अगर मान लो आज आपको टाटा कंज्यूमर को आपके टाटा स्टील के साथ बेचना पड़ जाए, तो जो दोनों का सीईओ होगा वो बोलेगा यार स्टील के अंदर ज्यादा प्रॉफिट है, कंज्यूमर के अंदर कम प्रॉफिट है, चलो कंज्यूमर को अभी ध्यान नहीं देते, सिर्फ स्टील पे ही ध्यान देते हैं। यही अगर दोनों का अलग अलग सीईओ होगा तो दोनों अपने अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा अच्छे से सोच पाएंगे। तो सर कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है आपकी एसबीयू की, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। It is a single business or a collection of related businesses which offer scope for independent planning and which might feasibly stand alone from the rest of the organization. तो एक आपको स्कोप देता है कि आप सिंगल बिजनेस की प्लानिंग कर पाए, एक स्टैंड अलोन प्लानिंग कर पाए जो कि आपके अलग बिजनेसेस से अलग हो। Then it has its own set of competitors. तो सर जो आपके competitors होते हैं हर बिजनेस यूनिट के वो अपने होते हैं। When it has a manager who has responsibility for strategic planning and profit performance. Who has control of profit influencing factors. तो सर उसका एक मैनेजर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए और उसकी प्रॉफिट परफॉर्मेंस के लिए, और उसका जो है एक प्रॉफिट के ऊपर कंट्रोल रहता है। Why strategic planning on the basis of treating टेरिटरीज एज अ यूनिट फॉर प्लानिंग नॉट एप्ट। तो भाई अगर आप जैसे टेरिटरीज के बेसिस पे आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते थे तो वो क्यों एप्ट नहीं है, आपको क्यों एसबीयू की जरूरत पड़ी? तो उसके दो रीजंस है। सबसे पहले तो यार एक ही प्रोडक्ट के लिए आप अलग अलग टेरिटरी के अंदर अलग अलग प्लानिंग करते हो, वो एक कंपनी एज अ होल के लिए सुटेबल नहीं होती। देन सेकेंड,
हो सकता है कि आप एक टेरिटरी के अंदर और दूसरी टेरिटरी के अंदर अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। तो अगर मान लो आपका एक मैनेजर जो है वो बोले कि यार मैं टाटा की स्टील भी और टाटा का जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है वो भी नॉर्थ जोन का हेड बन जाऊंगा और साउथ जोन का हेड आपका अलग हो, तो जो आपके अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स है उन सबको जो आप सिमिलर ट्रीटमेंट दे दोगे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। So sir, since a number of territorial units handled the same product was getting varied strategic planning treatments, जो आपके लिए सही नहीं है। Second, since a given of territorial planning unit carried different and unrelated products with a dissimilar characteristics were getting identical strategic planning treatment। तो सबसे पहले तो आप सेम प्रोडक्ट को अलग अलग टेरिटरी के अंदर अलग अलग ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो गलत है। सेकेंड, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हो आप सेम टेरिटरी के अंदर, वो भी गलत है। SBU is a part of large business organization that is treated separately। SBU जो है एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है जिसको SBU को हम अलग से ट्रीट करते हैं। इट इज सेपरेट पार्ट ऑफ लार्ज बिजनेस विद रेडिली आइडेंटिफाइबल कॉम्पिटिटर्स। आपके SBU के अपने कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जैसे टाटा मोटर्स का कॉम्पिटिटर है Hyundai, मारुति। टाटा कंज्यूमर के कॉम्पिटिटर से आपका मैरिको हो गया, आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। इट इज क्रिएटेड बाय एडिंग अनदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन अ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर हम उनके भी हेड के ऊपर एक बंदा और ले आते हैं और नीचे फंक्शनल मैनेजर्स ले आते हैं। उसी तरीके से ये SBU बनता है। अब सर, a strategic business unit consists of at least 3 levels। एक उसका corporate headquarters at the top, SBU groups at the second level and the division group at the relatedness of within each SBU। तो हर SBU के अंदर हम divisional structure भी बना सकते हैं और उसके ऊपर एक corporate head बिठा सकते हैं। अब सर बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं आपके SBU के? यार बेनिफिट्स कुछ तो आपको समझ में आई गए होंगे। ये कंट्रोल इस्टेब्लिश करता है, जो रिलेटेड बिजनेस होते हैं उनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो आप अलग से बना सकते हो। हर कॉम्पिटिटर जो है एक SBU का अलग होता है, तो आप उसके ऊपर ध्यान ज्यादा दे सकते हो। तो सबसे पहले इस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिविजन्स। तो जब डिविजन्स के बीच में वो इस्टेब्लिश करता है आपकी कोऑर्डिनेशन। देन इट फैसिलिटेट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो फैसिलिटेट करता है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड आपका कंट्रोल। इट डिटरमाइंस द अकाउंटेबिलिटी एट द लेवल ऑफ डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट्स। तो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि कौन सा बंदा किस SBU की प्रोग्रेस के लिए अकाउंटेबल होगा। इट अलाउज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू बी डन एट द मोस्ट रेलेवेंट लेवल विद इन द टोटल एंटरप्राइज। तो ये ट्राई करता है कि अगर SBU का जो हेड है वही स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए अपने SBU के लिए। ऐसा नहीं है कि यार जिसको कुछ पता ही नहीं है उस SBU के बारे में वो सभी के लिए स्ट्रेटेजी बनाता फिर रहा है। मेक द टास्क ऑफ स्ट्रेटेजिक रिव्यू बाय टॉप एग्जीक्यूटिव्स मोर ऑब्जेक्टिव एंड मोर इफेक्टिव। तो जो आपके कॉर्पोरेट हेड होंगे, जो आपके चेयरमैन होंगे, उनको आसानी से मिल सकेगा यार इस SBU ने कैसे परफॉर्म किया, इस SBU ने कैसा नहीं परफॉर्म किया और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। It has to allocate resources to areas with better opportunities। तो जो SBU ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा वहां पे एज अ कॉर्पोरेट, एज अ कॉन्ग्लोमरेट वहां पे ज्यादा रिसोर्सेज डाली जाएंगी। Then sir, the attributes of an SBU and the benefits a firm may derive by using the SBU structure are as follows। तो भाई attributes क्या होते हैं SBU के और क्या benefits एक organization को मिलती है SBU यूज करने के लिए। तो सबसे पहले तो उसके बारे में लिख दिया कि एक scientific method of grouping the business and improvement over the territorial grouping। तो अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे territorial grouping से बेहतर alternative है। And SBU is grouping of related business that can be taken up for strategic planning distinct from the rest of the business। The task consists of analyzing and segregating the assortment of business portfolios and regrouping them into few well-defined, distinct, scientifically demarcated business units। Unrelated business या products in any group are separated। जो unrelated products होंगे उनको हम separate कर देंगे। Grouping the business on SBU lines help the firm in strategic planning by removing the vagueness and confusion। Each SBU is a separate business from strategic planning standpoint। तो हर SBU जो होता है वो एक different business segment होता है। हर SBU की अलग से planning होती है। Its basic factors, mission, objectives, competition and strategy one SBU will be distinct from one another। तो जो आपके SBU के अंदर जो मिशन होगा, विजन होगा, वो एक दूसरे से अलग होगा। Each SBU will have a CEO। He will be responsible for strategic planning for the SBU and its profit performance। SBU might build on similar technologies or all provide similar sorts of products or services। तो सर एक ये similar technology के ऊपर भी हो सकता है या similar product या services के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है। SBU might be serving similar or different markets or it may be that other competencies which the competitive advantage of different SBUs are built have similarities। तो भाई ऐसा हो सकता है कि different SBUs के अंदर different competencies भी हो, इसलिए उसको अलग अलग SBU के अंदर हमने डाला है। चलिए सर, अब बात करते हैं अपने मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर सर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। इसमें क्या करते हैं, एक नई डिवीजन अगर हमने क्रिएट करी तो उस डिवीजन के अंदर जो उस डिवीजन का हेड होता है और जो भी आपके फंक्शनल हेड होते हैं उसके अंदर उन सबको हम सेम पोजीशन पे डाल देते हैं। मान लो एक कंपनी है, उसने बोला यार हमें ना एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। अब उसने क्या किया, इस प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड कर दिया, ठीक है। और जो उस प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड होगा उसी के बाद जो उसके फंक्शनल मैनेजर्स होंगे, जैसे कि मार्केटिंग हेड होगा आपका या फिर आपका प्रोडक्शन हेड होगा, वो भी उसी लेवल पे काम करेगा जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर काम करेगा। तो अब क्या होगा उससे कि कोई भी अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर डिसीजन लेना होगा तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा और जो फंक्शनल मैनेजर होगा उन दोनों को सिंक में आना पड़ेगा, उन दोनों की इक्वली चलेगी उस डिसीजन को लेके।
जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ऐसा कब किया जाता है? जब जो डिसीजन हो काफी क्रिटिकल डिसीजन हो और एक प्रोजेक्ट मैनेजर के भरोसे हम वो डिसीजन लेने के लिए ना अच्छा हमें लगे ना हम सामर्थ्य हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि यार हमें जो है ना एक ऐसा बंदा नहीं मिल रहा जो कि सारे डिसीजन ले पाएगा इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के, इस पूरे प्रोजेक्ट के, तो हमने 2 लेवल्स बना दिए ताकि कोई भी अगर हम डिसीजन ले तो वो एक दूसरे से कंसल्ट करके ही ले। ठीक है, तो सर एक बार पढ़ लेते हैं। The matrix structure, in contrast, may be very appropriate when organization conclude that neither functional nor divisional form, even when combined with horizontal linking mechanisms like strategic business units, are right for the implementation of their strategy. तो वो कह रहे हैं ना तो SBU, ना ही आपका डिविजनल फंक्शन, ना ही आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है इन दोनों के लिए एप्रोप्रिएट रहेगा। In matrix structure, functional and product forms are combined simultaneously at the same level of the organization. तो जो आपका functional होगा और जो आपका product manager होगा वो same level of the organization रहेगा, same decision making power उसको मिलेगी। Employees have 2 superiors, one a product or a project manager and the second is a functional manager. अब sir, in order for a matrix structure to be effective, organizations need planning, training and clear mutual understanding of roles and responsibilities, excellent internal communication and mutual trust and confidence. तो जहाँ पे भाई 2-2 मैनेजर्स होंगे, इतने सारे मैनेजर्स होंगे, बल्कि इतने सारे फंक्शंस होंगे, तो सबके जो फंक्शनल लेवल मैनेजर्स होंगे और जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, जब इतने सारे लोग होंगे तो वो तभी फंक्शन काम करेगा जब उन सबके अंदर एक ट्रस्ट होगा, एक कॉन्फिडेंस होगा और वो दोनों तीनों लोग जो भी होंगे वो एक दूसरे की बातें सुनेंगे। The matrix structure is often found in an organization or within an SBU when the following 3 conditions met. तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कब पाया जाता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर एक SBU के अंदर, जब 3 कंडीशंस मीट होती है। सबसे पहले आइडियाज नीड टू बी क्रॉस फर्टिलाइज अक्रॉस प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स। तो जब आइडियाज आपको एक दूसरे से पूछ के काम करना हो तभी हम जो है डिसीजन ले पाए, तो वहां पे जरूरत होती है। एंड सेकंड, आपकी रिसोर्सेज स्केर्स है। अब सर रिसोर्सेज स्केर्स है तो क्या करना पड़ेगा? हमें बहुत जुडिशियसली अपनी रिसोर्सेज को ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर एक बंदा देखेगा कि भाई मेरी रिसोर्सेज ढंग से यूज हो रही है, इससे बेहतर है कि 2 बंदे देखें कि जो हमारी रिसोर्सेज है वो ढंग से यूज हो। देन थर्ड, abilities to process information and to make decisions need to be improved. वही मैंने आपको बताया कि डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है अगर उसको हमें इंप्रूव करना है हमें 2 मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है। अब एडवांटेजेस होते हैं सर, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर, देयर आर मेनी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्कर्स कैन सी द विजिबल रिजल्ट ऑफ देयर वर्क एंड शटिंग डाउन अ प्रोजेक्ट इज अकम्प्लिश्ड रिलेटिवली इजीली। इसका मतलब है कि भाई इसके अंदर आपको साफ पता चलेगा कि देखो प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर मिलकर काम कर रहे हैं। अगर अभी भी अगर आपका प्रोजेक्ट फेल होता है तो गलती आपकी है, कोई भी आपको ऊपर से प्रेशर नहीं है। Then it is very useful when the external environment, especially technology and market aspects, is very complex and changeable. तो जब आपकी external environment बहुत complex होगी तो एक बंदे का दिमाग लगना यार हमें आगे क्या करना चाहिए वो मुश्किल होगा, तो इसलिए हमारे पास मल्टीपल लोग चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए। Then limitations क्या होगी? A matrix structure can result in high overhead cost because it has more management positions. तो भाई लिमिटेशन ये तो है ही कि जितने ज्यादा मैनेजर्स होंगे उतनी ज्यादा हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, तो वो आपकी एक प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा हैवी कॉस्ट हो सकती है। Then other characteristics that contribute to overall complexity include dual lines of budget authority. तो भाई यहाँ पे dual lines of authority होगी, dual sources of reward and punishment होंगे, shared authority होगी और dual reporting channel होगा। बेचारा जो एम्प्लॉई है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर को सारी बातें बताऊं या अपने फंक्शनल मैनेजर को। Produce conflicts revolving around duties, authorities, and resource allocation. For development of matrix structure, Davis and Lawrence have proposed 3 distinctive phases. तो भाई अगर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो 3 फेजेस में बनता है। वो 3 फेजेस क्या होते हैं? सबसे पहले क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स का मतलब एक आपने टेम्परेरीली एक टीम को आपने एलोकेट कर दिया एक नए प्रोजेक्ट के अंदर देखने के लिए कि ये टीम कैसा परफॉर्म कर रही है उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो टेम्परेरी क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्सेस आर इनिशियली यूज्ड व्हेन अ प्रोडक्ट लाइन इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। जब एक नया प्रोडक्ट आपने इंट्रोड्यूस किया तो एक टेम्परेरी टास्क फोर्स आपने वहां पे लगा दी। देन सेकंड, प्रोडक्ट या ब्रांड मैनेजमेंट। अब आपने जो वहां पे टीम लगाई थी उसमें से आपने एक बंदे को डिसाइड किया तो उस टीम का प्रोजेक्ट मैनेजर बनेगा। तो आपने प्रोजेक्ट मैनेजर को अभी फिक्स कर दिया, जो उसके नीचे टीम है अभी आपने उसको फिक्स नहीं किया। If the cross-functional task force becomes more permanent, the project manager becomes a product or brand manager and a second phase begins. In this arrangement, function is still the primary organization structure, but product or brand manager act as the integrators of semi-permanent product or brands. इसका क्या मतलब है कि अभी भी जो नीचे वाली टीम है वो डिफाइन नहीं है कि इसी प्रोजेक्ट पे काम करेगी, वो अभी एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की ही टीम है, लेकिन जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है वो डिसाइड हो चुका है। देन मैच्योर मैट्रिक्स, जहां पे आपकी जो फंक्शनल टीम है वो भी डिसाइड हो गई, जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है वो भी डिसाइड हो गया। बोथ द फंक्शनल एंड द प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स आर परमानेंट। चलिए सर अब आ जाते हैं अपने नेटवर्क स्ट्रक्चर पे। नेटवर्क स्ट्रक्चर को हम नॉन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि इसके अंदर आपने सारे फंक्शंस को आउटसोर्स कर दिया होता है, ज्यादातर फंक्शंस को आपने आउटसोर्स कर दिया और सिर्फ आप एक शेल कंपनी की तरह एक कॉर्पोरेट हेड ऑफिस की तरह वर्क कर रहे हैं और जो भी आपके पास काम आता है वो सारा आप आउटसोर्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सीए फर्म है,
वो बोलती है कि यार मैं तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस भी करती हूँ, मैं ड्यू डिलिजेंस सर्विस भी करती हूँ, मैं टैक्स सर्विस भी करती हूँ, मैं ऑडिट भी करता हूँ। वो बोलती है ना सब कुछ करता हूँ, ठीक है। अब आप भी कंफ्यूज हो यार, एक बंदा उसको इतनी सारी स्किल्स कैसे आती है, लेकिन वो क्या करता है, उसने अपने पार्टनर्स बना रखे हैं अलग अलग, ठीक है। और जैसे ही जिस भी फील्ड का काम आता है वो उस वाले पार्टनर को दे देता है, उस वाली एजेंसी को दे देता है कि भाई तुम ये वाला काम कर दो और बिलिंग जो है मेरे यहाँ से हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे उसने एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जहाँ पे उसने पेरोल पे अभी कोई भी नहीं रखा हुआ, लेकिन आसपास जो है उसने अपना एक नेटवर्क बना लिया, आउटसोर्सिंग पार्टनर्स बना लिए, जिनको जो भी काम आता है वो आउटसोर्स करवा के करवा पाता है। A radical organizational design. The network structure is an example of what could be termed as non-structure by its virtual elimination of in-house business functions. Many activities are outsourced. A corporation organized in this manner is often called a virtual organization because it is composed of a series of project groups or collaborations linked by constantly changing non-hierarchical web-like structures. ठीक है ना? The organization is in fact only a shell with small headquarters acting as a broker. तो एक ब्रोकर की तरह काम कर रहा है वो जो सीए है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कमीशन ले रहा है और जिस भी बंदे को जो काम मिल रहा है वो उस हिसाब से उसको दे रहा है। और सर इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, ठीक है ना। जो आपकी एक तरह से काम करने की क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, आप और फ्लेक्सिबल हो सकते हो और तरीकों के काम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले सकते हो। अलाउज द कंपनी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट्स डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज। तो जो आपकी कॉम्पिटेंसी है, मान लो एक सीए उसको सिर्फ टैक्स आता है तो सिर्फ उस पर फोकस कर रहा है, लेकिन वो काम हर तरीके का करने के लिए कैपेबल है बिकॉज ऑफ इट्स आउटसोर्सिंग पार्टनर्स। अब लिमिटेशंस क्या है सर? द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूमरस पोटेंशियल पार्टनर्स कैन बी अ सोर्स ऑफ ट्रबल। तो भाई आप जितने ज्यादा पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा आपके लिए ट्रबल होगा। मान लो आपने काम ले लिया, आपने अपने पार्टनर को दिया, वो बोलता है भाई मेरे पास अपना काम बहुत आया हुआ है, मैं अभी नहीं कर सकता, तब आप काम मना भी नहीं कर सकते, आप खुद भी नहीं कर सकते और आपका पार्टनर ने भी आपको मना कर दिया। Coordination among the functioning of business partner is perhaps the biggest problem for the management in the networking structure. Coordination एक बहुत बड़ी problem हो सकती है। Employees may lack the confidence necessary to participate actively in organization-sponsored learning employees. Contracting out functions to separate suppliers or distributors may keep the firm from discovering any synergies by combining activities. तो ऐसा हो सकता है कि एक सीए फर्म थी, उन्होंने बहुत सारे पार्टनर्स बना दिए। भाई अगर वो इन हाउस अपने सारे फंक्शंस करते तो हो सकता है जो एक कॉमन टीम थी वो 2-3 काम भी कर सकती थी, तो आपकी कॉस्टिंग कम आती, लेकिन अब आपने आउटसोर्स कर दिया तो जो भी उनकी जो कॉस्ट होगी वो आपको बियर करनी ही पड़ेगी। If a particular firm over specializes only a few functions, it runs the risk of choosing the wrong function and thus becoming non-competitive. तो अगर जैसे मैंने आपको बताया सीए फर्म ने बोला हम तो सिर्फ टैक्स करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके पास सबसे ज्यादा काम आने लग गया ड्यू डिलिजेंस का, जो वो फर्म आउटसोर्स करने लग गई, तो एक तरह से सिर्फ एक आउटसोर्सिंग एजेंसी बन के रह गई और जो कोर काम था वो कभी भी वो खुद कर ही नहीं पाई, वो अपने सिर्फ टैक्स के अंदर लगी रही और जो मेन काम जो आता है उसके पास अब वो दूसरी एंटिटी का आता है, दूसरे फील्ड का आता है जो कि वो खुद नहीं करती। देन सर आपका लास्ट में आता है एक आर-ग्लास स्ट्रक्चर। आर-ग्लास स्ट्रक्चर एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है कि जहां पे भी आपकी जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है आपने वहां से बंदे हटा के और जो आपकी टॉप और जो आपकी सबसे लोअर लेवल मैनेजमेंट है दोनों के बीच के अंदर कम्युनिकेशन ज्यादा करने के लिए अपनी मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हटा दिया और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल टूल्स का यूज किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया अपनी लोअर लेवल मैनेजमेंट की सारी परफॉर्मेंस को जानने के लिए, एनालाइज करने के लिए, उसको अपन आर-ग्लास स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? द रोल प्लेड बाय मिडिल मैनेजमेंट इज डिमिनिशिंग एज द टास्क परफॉर्म्ड बाय देम आर इंक्रीजिंगली रिप्लेस्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल टूल्स। तो जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के काम थे वो आपने बोला कि यार ये तो हमारा एआई टूल कर देगा, इसके लिए हमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। इसका बेनिफिट क्या है? एक तो आपकी कॉस्ट बचती है, दूसरा आपको कम्युनिकेशन इजी हो जाता है आपका जूनियर और टॉप लेवल मैनेजमेंट से। तो इसका नुकसान क्या है कि जल्दी से आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती प्रमोशन की, कि भाई जूनियर लेवल पे एकदम टॉप पे तो हम जल्दी से पहुंचा नहीं देंगे, और कहीं ना कहीं जूनियर लेवल के लिए मोनोटोनस हो जाता है उसी पोजीशन पे काम करते रहना। यार बेनिफिट्स क्या है? एक तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है और आपकी रिस्पॉन्सिवनेस, आपकी कम्युनिकेशन और ज्यादा बढ़ जाती है। लिमिटेशन क्या? आपकी प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो कम हो जाती है और आपको सेम लेवल पे काम करते हुए मोनोटोनी भी होती है। ठीक है सर, चलिए तो सर चैप्टर 5 के ऑलमोस्ट सारे मेजर टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आप खुद पढ़ सकते हैं, बहुत ही ईजी टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप मैंने बहुत डिटेल के अंदर आपको इस वीडियो में पढ़ाया हुआ है, उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ठीक है सर, चलिए। और आपका लास्ट टॉपिक स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, ये भी बहुत ही इजी टॉपिक है। इसके अंदर ऑपरेशनल कंट्रोल और मैनेजमेंट कंट्रोल आप पढ़ लेना और टाइप्स ऑफ जो कंट्रोल है आपका वो एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है सर, मुश्किल से 5-6 केस जो है जो आपको पढ़ने हैं खुद से, बाकी सारा जो है मैंने इस रिवीजन वीडियो में आपको कवर कर दिया है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडीइंग हार्ड, बाय बाय।